एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं राबिया शाहिद और हम सहेलियां फिर से मिलने आई हैं तमाम नाज़रीन, व्यूअर्स और सहेलियों को जो कैमरे के उस पार बैठी हैं। तो नाज़रीन, इस लाइव शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, बेशुमार मैसेजेस कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक जरूर आप सब जो देख रही हैं एसोसिएट करता है। क्यों? बिल्कुल बुशरा, Our today's topic is solely based on women। इसका ताल्लुक मुझसे है, इसका ताल्लुक बुशरा आपसे है और इसका ताल्लुक आई एम श्योर हमारी स्क्रीन के उस पार बैठी सहेलियों से है। इसका ताल्लुक दुनिया की तमाम बेशुमार ख़वातीन से है जो काम करती हैं, जो प्रोफेशनल हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन। यस, आज हम डिस्कस करेंगे ख़वातीन की जो प्रोफेशनल लाइफ है, वर्किंग फील्ड है, उसमें एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, क्यों ख़वातीन से लोग खुश नहीं होते जो काम करती हैं। और अक्सर कहा जाता है चाहे उनके पास जितनी मर्जी बड़ी बड़ी डिग्रीज हों, जितनी मर्जी प्रोफेशनल हों, जितना मर्जी कामयाब हों, उन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अक्सर कामयाबी तो घर में रोटियां बनाने में है। अगर शोहर की किसी जिम्मेदारी में गफलत हो जाए तो कहा जाता है कैसी बीवी है यार, घर की कोई परवाह नहीं है। बच्चों को वक्त ना दे सके तो उसमें भी कहा जाता है कि कैसी माँ है, बच्चों की कोई होश नहीं है। इसके अलावा साथ साथ उन्हें वर्किंग फील्ड में मेल डोमिनेंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर क्यों वर्किंग वुमेन की जो है हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। बहुत से चैलेंजेस हैं लेकिन बहुत से हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट्स भी हैं जब वर्किंग वुमेन की बात की जाती है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और तो और आप अपने केसेस भी रिलेट कर सकते हैं। नाज़रीन एंगेज रहिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको मिलवाते चले कि हमारे साथ आज स्टूडियो में कौन मौजूद है। हमारे साथ जी आज है फलाहत इमरान। शी इज़ एक्स प्रेजिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू। उसके साथ जी हमारे साथ है डॉक्टर फाइजा सफ्तर। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आल्सो शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे जी यूएस से कोच लाइफ ट्रेनर डॉक्टर शिवाना मुफ्ती और तो और हमारे एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में वीडियो जूम कॉल पे सैयद अली जिंजानी साहब। तो जी मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन सबसे पहले आपसे है, सिंस यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मुझे ये बताइए डॉक्टर फाइजा, जब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की, तो वर्किंग वुमेन के लिए इतने चैलेंजेस क्यों है, उनके लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है सोसाइटी में? इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे पहले मैं बात करूँगी जेंडर की, क्योंकि हम उसी से स्टार्ट किए हैं और हमारा विमेन ख़वातीन से रिलेटेड बात भी है। विमेन का जो रोल हमेशा से हमारी सोसाइटी में लिया गया, अब इतनी एडवांसमेंट के बाद एजुकेशन फील्ड में भी, जॉब में भी विमेन आ गई हैं, लेकिन ये है कि उनका जो रोल है वो वहीं ट्रेडिशनल लिया जाता है, रवायती किस्म का, जिसमें समझा जाता है कि ज़्यादा जिम्मेदारियां ख़वातीन की ही हैं। बेशक वो बहुत पढ़ गई हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन ये देखा गया कि उनको प्रेफर किया जाता है कि वो घर का काम वहीं करेंगी और इसको हम डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं और इस डुअल रोल की वजह से उन पर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो बहुत कंपेरिजन आता है विद मैन। तो बेशक दोनों जॉब कर रहे हैं लेकिन दोनों ने घर जब आना है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ख़वातीन ने ही घर आके काम करना है, बच्चों को संभालना है अगर वो मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड हैं तब भी स्पेसिफिक रोल है, एक्सपेक्ट किया जाता है। हमारी माएँ, हमारे घर वाले हमें समझते हैं कि जब घर आई है बेटी तो वो कोई काम करे, एज़ कम्पेयर टू जैसे ही बेटा घर काम करके आता है या अगर मैरिड है और शौहर घर काम करके आता है तो ये समझा जाता है कि वो रेस्ट करेंगे अब, और ये कि जो खातून आई हैं वो सारे के सारे काम करेंगे। एक तो ये जेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारी जो सोसाइटी के बिलीव सिस्टम है, यानी कि वो समझते हैं कि ये सारा कुछ ख़वातीन ने करना है और वो शेप अप होते हैं हमेशा से, यानी कि हर सब कुछ इन द एंड राबिया ख़वातीन ने करना है। बिल्कुल गुड। हाँ जी, तो ये उस पे आ जाता है। और उसके अलावा ये है कि इसकी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा जो है ना ज़हनी दबाव, प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम से फिर वो गो थ्रू करती हैं। और ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं जब बात करती हूँ आपसे फलाहत इमरान, you are yourself a working woman and also you are running a house. आपको क्या लगता है एज ए वर्किंग वुमेन क्या चैलेंजेस होते हैं लाइफ में? एज अ वर्किंग वुमेन बहुत चैलेंजेस हैं इस लिहाज से कि एक्सेप्टेंस जो है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली आई फील के जो मर्द हजरात हैं वो चाहते हैं कि घर भी परफेक्ट रहे, काम भी आपका A1 रहे और बच्चे और सब टाइम पे, पूरा डिसिप्लिन जो है वो औरतों का ही काम है घर पे। हालांकि असल में तो ये बात है कि सारे घर के जो अफराद हैं दे हैव टू वर्क, सब ने काम करना है घर को अच्छा चलाने के लिए। सिर्फ वो एक्सपेक्ट होता है, अगर औरत बाहर काम करने जाती है ना तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टार्जन है, अगर बाहर काम कर रही है तो घर के भी सारी जिम्मेदारियां
वो निभाए प्रॉपर तरीके से। और ये एक बहुत ही एक आई थिंक एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप वेस्ट में देखें तो आदमी जो हैं वो काम शेयर करते हैं अपना। अगर घर में कोई एक आदमी अगर बर्तन धो रहा है, दूसरा कुकिंग कर रहा है, कोई इस टाइप के वो होते हैं। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न माहौल है उसमें क्योंकि ये औरतें पहले काम नहीं करती थीं और उनको एक आदत है कि ऐसे ही देखना कि घर सारा कुछ ठीक होए। अगर अब मुआशरे की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली एक स्टेबल अगर हाउस होल्ड चलना है तो मर्द और औरत दोनों ने काम करना। फिलहाल आप वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर है वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हस्बैंड अपनी बीवियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9 to 5 जॉब कर रही है तो वो घर को भी संभाले, बच्चे भी देखे, खाना भी पकाए, एवरीथिंग। और अगर कुछ नहीं ठीक तो उसमें नुक्स भी निकालें। नमक तेज़ है, कम है। हाँ, और आई थिंक इसकी बहुत अवेयरनेस ज़रूरत है। और ये एक मदर ही बता सकती है अपने बच्चों को, अपने बेटे को कि तुम जब वो रेस करें, अब जो यंग मदर्स हैं वो रेस करें कि बच्चों को कि हमने ऐसे बताना है उनको कि औरतों की भी उतनी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग एंड दे नीड द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी कि वो काम कर रही हैं, तो उनको भी उतनी ही एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिले जितनी आदमियों को मिलती है। वो भी अपने घर सैलरी ला रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है बिकॉज़ वो बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, और उसमें कोई उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक बात। मुझे ये बताया, जब हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन देखिए वर्किंग वुमेन बहुत रेयर केसेस, जैसे आपने बात कर दी, आपने अपनी एग्जांपल बता दी, अपना एक्सपीरियंस बता दिया, लेकिन बहुत सी खवातीन जो निकल के जाती हैं बाहर मजबूरी में भी, और वो घर को भी संभाल रही है। व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेस दे आर कंसिडर्ड एज स्टार्सन्स। वो उनको कहा जाता है कि नहीं, वो घर पे ही अगर सुपर वुमेन का रोल निभा रही हैं तो वो कामयाब है। घर से बाहर वो इतनी मेहनत करती हैं, चैलेंजेस फेस करती हैं, इतने लोगों को देखते हैं, इतना एक्सपोजर उनके पास होता है, तो वाई, क्यों ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, हम उस तबके की बात करते हैं जहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, जहाँ बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे हमारा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी आ जाता है, क्योंकि एक जेंडर रोल जैसे मैंने बात की थी, उसके अलावा एक है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उसमें दो तरह की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो खवातीन हैं जिन्हें हाउस होल्ड चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है, तो वो मजबूरी में जा रही हैं। जब वो मजबूरी में जाती हैं तब भी उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्सपेक्ट की जाती है कि उन्होंने जो अर्न करके आना है तो वो उन्होंने घर में ही देना है और अपने ऊपर बिल्कुल स्पेंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर में पार्ट रोल प्ले करना है और उनके पैसों से ही वो घर चलेगा भी। तो जो उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं, तो इसमें अगेन एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। समझा ये जाता है कि अगर वो जाके काम कर सकती है बाहर वाला, तो फिर वो घर वाले भी वही सारे काम करेगी, और मेल डोमिनेंसी की वजह से वो उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके भी रखते हैं। और ये वो वाला तबका है जिसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो मेल्स हैं, जो इनके घर में लड़के हैं, मर्द हैं, वो काम बल्कि नहीं करते और इनको ही काम पे भेजते हैं। और फिर वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इनसे जो काम करवाने वाले लोग हैं वो भी मेन हैं, वो भी मर्द हैं, और वहाँ पे भी वो डोमिनेंट होके ही इनसे काम करवाते हैं। तो दोनों तरफ से जब इन्हें ये प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है तो बहुत सप्रेस्ड रहती हैं और उनके पास वे आउट नहीं है, कुछ और वो कर नहीं सकती और उनके पास ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू डू वाली बात है कि उन्होंने वो रोल प्ले करना है, तो वो करती ही रहती हैं। और इनमें बहुत दफ़ा ये भी देखा गया कि जो काम उनके घर वाले कह रहे हैं, उन्होंने जॉब भी वही वाली करनी है कि ये वाला काम अब तुम करके आओगी और ये वाला काम करके आओगी। दूसरी तरफ जो विलिंगली कर रही हैं उनमें थोड़ा सा ये प्रेशर कम देखा गया है, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर भी उन पे भी उतनी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा फाइनेंसिस को नहीं देखना, मनी जो रोल है, पैसा लाने वाला रोल है, वो उनका इतना ज़्यादा उनके शोल्डर्स पे है नहीं। तो ये जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखा गया कि उनका ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है और ज़्यादा वो साइकोलॉजिकली फटीग्ड है। फ़ायदा ऐसा ही है। लेकिन फ़लात मैं आपसे पूछूँ कि अगर इन अ हाउस अगर एक मियाँ और बीवी दोनों ही वर्किंग हैं, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ एक बीवी को ही निभानी है, बच्चों की, घर की, शेयरिंग नहीं है मियाँ बीवी में कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाएं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा आई थिंक आदमियों की तरफ से ये है कि डोमिनेट करना चाहते हैं कि हम कम से कम काम करें, और औरतें जो हैं वो उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स की, और अपने ड्यूटीज़ की तो अवेयरनेस है लेकिन अपने राइट्स की नहीं है। तो उसमें ये अवेयरनेस की भी बड़ी ज़रूरत है।
और ये है कि हर घर ऐसा, हर हाउस होल्ड ऐसा नहीं होता। बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं बहुत से, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उन औरतों की जो बेचारी पिसी जाती हैं कि काम भी कर रही हैं और उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, और ऊपर से साथ उनको ये भी क्या सुनना पड़ता है कि आज खाना अच्छा नहीं बना या कुछ ऐसे, हालांकि वो मतलब अच्छा भी होता है, बट जस्ट टू कीप देम इन देयर प्लेस ऐसी बात की जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो भी तो एक मर्द की तरह बाहर से काम करके घर पे आई है और फिर खाना बना रही है। जी, और वो कई दफ़ा मतलब ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो डोमिनेटिंग आदमी हैं वो ये करते हैं कि नहीं अच्छा नहीं बना, ताकि उसको ज़्यादा इनकरेजमेंट ना मिल जाए कि वो अगर बाहर का भी उसने अच्छी अपनी बिज़नेस का अपना अच्छा शो किया है कि उसके अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो उसमें भी इतनी इनकरेजमेंट नहीं देंगे कि कहीं ये ज़्यादा सर पे ना चढ़ जाएं या कुछ उस टाइप का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड, मेरे बहुत अच्छे हैं मेरे माशाल्लाह से, बट जनरली आई मीट अ लॉट ऑफ विमेन, और उधर वहाँ से वो बहुत कंप्लेन करती हैं, और बहुत बेचारी औरतें जो हैं वो आई वुड से कि पिसी हुई हैं इस चीज़ में कि इनको एक एक्नॉलेजमेंट, एक थोड़ा सा ये होता है कि बस यही कह दें कि हाँ यू आर डूइंग गुड वर्क, उनके घर से, उनके इन लॉज से, उनकी फैमिली से ये सुन लें, और साथ थोड़ी सी हेल्प उनकी कर दें, हेल्प आउट इन द हाउस चोर्स, इन डेलीगेटिंग द ड्यूटीज़ एट होम, तो वो फिर उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और खुशी खुशी औरतें काम करती हैं। थोड़ी सी उनको इनकरेजमेंट मिल जाए तो दे गो लेंथ आगे जाती हैं। और अक्सर मैं आपसे ये भी बात कर रही थी कि अक्सर जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो यही कहते हैं कि असल कामयाबी ये बाहर जाके कमाने में नहीं है, गोल रोटी बनाने में है, अपने शोहर की खिदमत करो, बच्चे देखो, घर देखो। जितने मर्जी वो बेचारी लड़की गोल्ड मेडलिस्ट हो, जितने मर्जी उसके पास अच्छी एजुकेशन हो, जितनी मर्जी वो प्रोफेशनल हो, लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं है। वाई? क्योंकि देखें अब आजकल इकोनॉमिक जो हमारा हाल है ना, हमारा जो हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई का हाल देख लें। एक आदमी काम घर में करेगा तो नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं घर चल सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि औरतें काम करती हैं और बड़ी मतलब साथ साइड बाय साइड विद देयर मेल हो, ब्रदर्स हो गए, फादर्स हो गए, हस्बैंड्स हो गए, सबके साथ वो चलती हैं और चलना चाहती हैं कि हम भी इकोनॉमिक शेयर करें अपना। लेकिन अफसोस की ये बात है कि वो काम भी उतना ही कर रही होती हैं, लेकिन उनको ये बात सुननी पड़ती है बिकॉज़ ये हमारा एक कल्चरल नॉर्म बन गया जिसको हम लोगों ने चेंज करना है। हम ऐसे, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ऐसे अगर हम बात करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस आती है कि ये एक छोटी सी चीज़ है कि घर में कोई अगर कह देता है कि घर का ही काम, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपकी अगर एक औरत भी अर्न करती है, आदमी अर्न करता है, तो घर का निज़ाम बहुत अच्छा चलता है, उनके बच्चों की का खाने का, दे कैन हैव बेटर फूड, दे कैन उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और जब एक औरत काम करती है वो सिर्फ वो अपने घर की बड़ी अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी उसकी हो जाती है, तो वो बहुत और एक रिसर्च भी ये हुई है कि उसके अंदर बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है जब एक औरत, क्योंकि वो अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज करती है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पूरा घर चलता है। जी। आप भी इससे एग्री करती होंगी? जी, वेरी वेल सेड। ऐसा होता है क्योंकि ये है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, ये रिसर्च कंपैरिजन भी है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती, और सोचा जाता है कि शायद वर्किंग वुमेन उतना टाइम नहीं देती बच्चों को, लेकिन वो क्वालिटी टाइम ज़रूर देती हैं, चाहे थोड़ा टाइम इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग उनकी बच्चों की बहुत अच्छी होती है। मुझे ये बताएं डॉक्टर फाइजा, जब हम बात करते हैं उन तमाम खवातीन की जो घर से बाहर जाके कमा तो रही है, घर पे उनका एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन उनकी कमाई जो है वो घर पे भी इस्तेमाल करते हैं उनके खावंद, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि घर के जो काम है उन्होंने आके करने ही करने हैं, चाहे वो 9 to 5 काम करती है, लेकिन 9 to 5 के बाद अगर आप 6 o'clock घर एंटर होती हैं तो डिनर आपने बनाना है या बहुत सी चीज़ें जिनकी जिम्मेदारी आप अपने वाइफ पे ही फेंक रहे होते हैं। सो वाई ये नोशन क्यों नहीं चेंज हो सकता कि मर्द भी कुछ काम बांट सकता है अपने बच्चों का, मियाँ बीवी मिलकर शेयरिंग कर सकते हैं बच्चों की तालीम और तरबियत में और घर के, जैसे कुछ फैक्टर्स मैंने पहले बताया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे रिलीजन से थोड़ी दूरी भी है,
कि जो समझ लिया गया है कि ख़वातीन ने ही सारे काम करने हैं और ये उनके फ़राइज़ में आता है, ऐसा हमारा रिलीजन या हमारा इस्लाम नहीं बताता। ये इस्लाम की इनफैक्ट मिस इंटरप्रटेशन है, ये हमारे कल्चर बिलीव से आता है, ये हमारे इस्लाम से नहीं आता। इस्लाम में तो हमारे जो पैगंबर हैं उनके थ्रू भी बहुत सी मिसालें सामने रखी गई कि वो कैसे घर का काम करते थे, अपने बहुत सारे काम खुद करते थे, ज़ाहिर है कि वो ख़वातीन को ना करने पड़े, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो ये कल्चर सिस्टम डिफरेंट बात है और हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट डिफरेंट बात है। तो एक फैक्टर जो है वो हमारी दीन से दूरी भी है और दीन की, जैसे मैं कह रही हूँ, मिस इंटरप्रटेशन, उसकी गलत समझ बूझ भी है। जब तक हम उसको सही समझेंगे नहीं, ये कहीं नहीं कहा गया कि वो काम ख़वातीन नहीं करना है, कर सकते हैं, जॉब मिलके कर सकते हैं और ये दोनों के लिए है। घर का काम इस तरह नहीं है कि वो कोई ड्यूटी है जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि वो जॉब ड्यूटी उसी ने परफॉर्म करनी है। जैसे मैं टीच भी करती हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो जो मेरे क्लाइंट का सेशन है वो मैंने ही लेना है क्योंकि उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। घर के काम में इस तरह से नहीं है, उसमें बहुत ही बैलेंस क्रिएट करने का कहा गया है और हमें हमारे दीन से भी यही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो बैलेंस हमें देखने में नज़र नहीं आता। जैसे मैम कह रही हैं वो बहुत ही रेयर है, इनके घर में होगा, मेरे घर में होगा, मेरी एक दो और कलीग्स के घर में होगा जो ये अच्छा बैलेंस होगा, लेकिन ये अब वर्किंग वीमेन ज़्यादा हैं और ये बैलेंस बहुत कम है। तो ये बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और ये जो फैक्टर रिलीजन वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है। अगर रिलीजियस स्कॉलर्स के थ्रू भी ये मैसेज स्प्रेड किया जाए कि हमारी जो रिलीजन की सही इंटरप्रिटेशन है, सही उसका मीनिंग है, वो समझाया जाए सबको, क्योंकि समझा ये जाता है कि हमारा दीन ये कह रहा है। ये डोमिनेंसी में भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि शायद इस्लाम ने ऐसे करने को कहा, ऐसा नहीं कहा। इट्स इन आवर सोसाइटी एंड स्टार्टिंग से ही ऐसा है। और फलाहत, इफ आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट कि सिंस यू बिलोंग टू दिस फील्ड, सिंस यू आर वर्किंग वुमेन, तो आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन एक औरत को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस फील्ड में, वर्किंग फील्ड में? आई थिंक सबसे जो वर्किंग फील्ड में जो सबसे बड़े चैलेंज है वो ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने बिज़नेस कर रहे हैं तो वो कौन सी आपको बिज़नेस, एक तो आपका बिज़नेस मैनेजमेंट, आपको बिज़नेस जो आपका है कि आपने करना क्या और कैसे करना है। आप ऐसे ही अगर शुरू कर दें कि आई एम इंटरेस्टेड इन सच एंड सच, जैसे प्रोफेशन कुकिंग की आपने करना है या आपने कपड़ों का करना है, या बेसिक तो ये ज़्यादा होते हैं बट और भी बहुत से प्रोफेशंस हैं, लाइक ओपनिंग अप अ डे केयर सेंटर, कुछ भी करना है और उसके बारे में आपने अपनी आइडिया वैलिडेशन नहीं किया हुआ, आपने अपना बिजनेस प्लान नहीं बनाया हुआ, आपको अपनी मार्केट नीश का नहीं पता कि किस जगह इसकी ज़रूरत है और आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी नहीं है, और कहाँ से आने, औरतों के तो पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे आपने करना है उसको, अगर आपने लोन लेना है या आपने जैसे जो भी करना है कहाँ से लेना है, क्या करना है। औरत की डिपेंडेंसी भी मर्दों पर ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं उनका होता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं की जाती कि नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, सबसे बड़ा जो एक कैप्शन है कि तुम्हें नहीं पता, तो उसमें वो नहीं लगी है। हाँ, उसमें वो औरतें, और फिर अगर बाहर जाएंगी भी तो जो आपकी कॉस्टिंग प्राइसिंग होती है, आपका एक पूरा एक फॉर्मेट है जो आपने जिसको फॉलो करना है, इतनी मुश्किलात और आती हैं। आप ऐसे एक बिज़नेस शुरू कर देंगे वो अच्छा नहीं चल सकेगा, तो औरतों को ये इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो उस लिहाज से ऐसे फिर मुश्किलात आती हैं और फिर वो हिम्मत हार के तो छोड़ देती हैं, और घर से तो वैसे ही आपको एक इनकरेजमेंट नहीं मिल रही होती, और अगर नहीं चली बिज़नेस तो और उसके ऊपर ठप्पा लग जाए कि जी ये तो कर ही नहीं सकती, शी इज़ अ लूज़र टाइप, वो वाली बात। सो आपने अगर अपनी बिज़नेस स्टार्ट करनी है तो यू हैव टू बी आपने ये स्टेप्स लेने हैं सारे और इनको अच्छी तरह चलाना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी। और मुआशरा हम लोगों से ही बनता है मुआशरा। आई एम सो ग्लैड टू सी यू गर्ल्स sitting here and our psychologist here कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट इट, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत हमारा कल्चर है, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हमारी औरतों की सबको पता है कि 52% हमारी आबादी औरतों की है। अगर हमारी औरतें और इकोनॉमिक चैलेंजेस कितने ज़्यादा हैं हमारे पास, अगर हम काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कैसे प्रॉस्पर करेगा अगर एक एक आदमी काम नहीं करेगा। लेकिन ये सब हो सकता है अगर घर में, जैसे आपने कहा है कि मुश्किलात मर्द हजरात ना दें, सासें ना दें, मतलब अगर वो कई तो उसकी हेल्प करें।
यही से कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैं लारेब बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक, थैंक यू जी। जी लारेब, मेरा असल में सवाल तो कोई नहीं है, बस मेरे एक जहन में चीज़ चलती थी हमेशा से, और आपका टॉपिक आज का मुझे बहुत उससे रिलेटेबल लगा कि जो भी वर्किंग वुमेन होती है, कहीं पर भी काम करने वाली, कुछ भी, वो कि मेल कोलीग दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, फिर भी जो फीमेल्स हैं उनमें इंसेंटिव्स कम मिलेंगे, उनकी सैलरीज कम होंगी, उनकी एक्नॉलेजमेंट कम होगी, लेकिन मेल्स की हमेशा ज़्यादा होगी। तो मतलब पाकिस्तान में रहते हुए, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए ऐसा क्यों है? इससे कैसे निकला जाए? इसका क्या हल है? बहुत शुक्रिया आपका जी। बेसिकली लारेब का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ही था, जस्ट एन ओपिनियन। जब हम बात करते हैं तमाम खवातीन की जो ऑलरेडी ऑफिस प्लेस पे काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है खवातीन के लिए, और उनको इंक्रीमेंट्स और उनको जो जैसे कहते हैं उनको तरक्याती जो लेवल्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन ऑन वर्किंग प्लेस। अब जब वर्क प्लेस चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर नज़रसानी ज़रूर करें कि वर्क प्लेस चैलेंजेस औरतों के लिए किस तरह से चैलेंजेबल है। प्लीज़ जो ये बात करी है यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इट्स नॉट ऑन एवरी जॉब। शायद कुछ जॉब्स पे ऐसा होगा जेंडर कंपैरिजन, लेकिन कुछ जॉब्स जो स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के साथ हैं उसमें मेल और फीमेल की सैलरीज और इंक्रीमेंट्स का जेंडर के अकॉर्डिंग एज सच डिफरेंस नहीं है। यस, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में जैसे आप कह रही हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ज़रूर है। मैं बाई चांस ऐसे डिपार्टमेंट से आ रही हूँ जहाँ पे हम फीमेल्स थोड़ी ज़्यादा हैं और मेल्स थोड़े कम हैं, लेकिन वो जो कम मेल भी हैं हमने देखा है कि जब हम उनके साथ काम करते हैं वो हमारी कमांड को उस तरह फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि दे थिंक कि ये एक लड़की या फीमेल की तरफ से आ रही है, देख लेंगे बाद में कर लेंगे। डिलेइंग द टास्क जो है ना वो हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ फिर आ जाती है कि जो विमेन का रोल है, उसकी जो पोजीशन है उसको वीकर समझा जाता है, और इसलिए भी मेल डोमिनेंसी की वजह से एक माइंडसेट बना हुआ है। सैलरी इश्यूज तो वही मैं कह रही हूँ, स्पेसिफिक अगर किसी जॉब की बात कर रही हैं तो हो सकते हैं, लेकिन मैंने कंपैरेटिवली ये नहीं देखा, क्योंकि जो इंसेंटिव जिस स्केल पे मिलना है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर मिलना है, उसमें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, कहीं पे फेवरेटिज्म जेंडर की वजह से, प्रमोशन इश्यूज की वजह से हो तो वो तो फिर एक स्पेसिफिक, तभी मैंने कहा वो एक एनवायरनमेंट की बात है जिसमें मेल जो हैं वो सारे नहीं चाहते कि जो फीमेल हैं वो प्रोग्रेस करके उनके साइड बाय साइड या उनके अबव लेवल पे आ जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ हम लोग फीमेल्स ऐसी अथॉरिटी सीट्स पे हैं कि हमारे जो मेल हैं वो हमारे सब ऑर्डिनेट के तौर पे काम करते हैं। तो आई फील कि सम टाइम वो इस कमांड्स को इस तरह नहीं लेते, वो डिलेइंग टास्क थोड़ा सा आता है, और जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि वो समझते हैं कि वीमेन रोल क्योंकि वीकर रोल है, इनकी कमांड को थोड़ा सा लेस फॉलो करना चाहिए। हम क्योंकि मेल है हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अगेन मैं रिलीजन का ज़रूर दूंगी, क्योंकि हम अपनी थेरेपी में रिलीजन का ब्लेंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है और मेजर उसका एक हम पे इन्फ्लुएंस है। तो उसमें भी कहीं पे ये नहीं कहा गया कि मेल इन एनी वे सुपीरियर हैं, वो इस सेंस में कहा गया, फिर वही बात रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, वो इस सेंस में कहा गया है कि उनकी जिम्मेदारी इनफैक्ट मेल पे इसलिए रखी गई है कि वो रिस्क के जिम्मेदार है, वो उनकी जिम्मेदारी टेक केयर करना है घर की। हमने उस डोमिनेंसी को भी गलत इंटरप्रेट किया हुआ है हमारी सोसाइटी ने कि वो इस वजह से डोमिनेंट है कि वो विमेन पे, फीमेल्स पे, लड़कियों पे हुक्म चला सके, वो इसलिए डोमिनेंट नहीं है। तो एक माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है। जो ये बात कर रही हैं क्यों, और आप पूछ रही हैं कि क्यों, तो एक माइंडसेट चेंज आने की ज़रूरत है जो डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से आएगा, कैंपेन्स की वजह से आएगा, और इन तरह से आएगा। हम वाकई बहुत खुश हैं कि आपने इशू बहुत अच्छा रेस किया। ऑब्वियसली आपने बात की कि मेल डोमिनेंसी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है, तो फलाहत अगर हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि देयर आर इन कंपनीज अगर फीमेल बॉसेज हैं और अगर मेल उनके अंडर काम कर रहे हैं तो दे आर नॉट हैप्पी कि यार एक औरत हमें सुपरवाइज करेगी, तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो आप इस चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बड़ी खुशी की बात है बहुत like if a man can be a CEO then why not women? हाँ, और ये है कि men have to work harder because I went to a university की थी उनकी convocation, तो फिर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कुछ साल पुराने गवर्नर साहब थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा है मैं किसी गर्ल्स यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, बिकॉज सारे गोल्ड मेडल्स उनको मिल रहे थे, बीच में एक कोई सिल्वर मेडल किसी बॉय को मिल रहा था। तो औरतें जो हैं जब एक काम की तरफ अगर वो कंसंट्रेट करें तो वो बहुत अच्छा करती हैं।
और अगर ऐसी मतलब अगर आपको ये फील हो रहा है बिकॉज दे आर परफेक्ट एट देयर जॉब, जो अच्छा काम करती हैं वो अपना काम बहुत अच्छी तरह लाइक CEOs, तो फिर ये है कि जब आपका काम अच्छा हो ना और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको यू नो अबाउट योर वर्क, तो फिर आप में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर आपके सामने कोई आदमी औरत कुछ भी होए वो नहीं, फिर यू शुड नॉट यू नो मेक इट बॉदर यू के। बट देयर इज स्टिल अ कपल ऑफ आई वुड से किस परसेंटेज है ऐसी, आप बैंक्स देख लें, ट्रू एग्जांपल्स कि बहुत कम आपको VP नजर आएंगी औरतें बैंक्स में। बिल्कुल मैंने कहा एक नॉमिनेट हो रही थी 10 से 15 साल की मेहनत के बाद, everyone stood against her, raised their voices against that woman कि why she is going to turn into a VP of the bank. This is a case happened in Lahore, and you see how the male chauvinistic society don't let a woman excel in her field. ये चीज़ तोड़ने की बहुत ज़रूरत है कि देखिए औरतें शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर सकती हैं। वर्क प्लेस चैलेंजेस किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, हर किस्म के। लेकिन मैं आपको चाहूँगी कि कमेंट अपना ज़रूर करें कि बैंक्स में आप देख लें, अभी अगर हम रिसर्च कर लेते दोबारा से, आपको VPs नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती बिल्कुल भी। टीचर्स आपको मिल जाएंगी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। आपको एक मजे की बात बताऊं कि जैसे औरतों का ना औरतें भी अगर अपनी यूनिटी शो करें ना तो फिर भी, जैसे चेंबर की मैं आपको मिसाल देती हूँ कि इफ़ वी हैव टू गो टू अ डिपार्टमेंट, टू पब्लिक डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर हम वी गो एज अ ग्रुप, अपना हमारा कोई प्रॉब्लम है, हमारी किसी औरत का किसी भी डिपार्टमेंट से कोई है, हमारा इशू है, तो वी गो इन अ ग्रुप। जब आप एक ग्रुप में जाए ना और आप अपनी एडवोकेसी करें, वैसे ही वो डर जाते हैं कि इतनी, और हम बिल्कुल ठीक हम बात कर रहे हैं कि दिस इज़ आवर प्रॉब्लम एंड दिस इज़ व्हाट वी आर फेसिंग, तो यू हैव टू यू नो इसको हमने वो करना है, ये हमें चैलेंज, तो फिर सुनते हैं। सो ये भी है कि औरतों की एक यूनिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे का साथ दें और किसी भी, और आई एम श्योर और देते भी हैं, बिकॉज़ अभी हम भी बैठे हुए हैं और हम सब का एक हमारा नज़रिया एक ही है। हमें ये पता है कि चैलेंजेस फेस होते हैं औरतों को, और हमें ये भी पता है कि हमने इसको फेस करना है और कैसे कर सकते हैं। यू हैव टू बी बेस्ट एट योर जॉब, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह बड़ी दयानतदारी से करें, तो फिर आप यू कैन इवन टॉक बैक कि नहीं आप ये बात गलत कर रहे हैं, एंड यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये एब्सोल्युटली राइट। आप भी बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। एबिलिटी वाइज जो है ना कंपैरिजन करें तो ऐसा नहीं है कि विमेन जो हैं दे आर लेस देन मैन। और अगर ये तो बड़ी जॉब्स की बात होगी, अगर हम छोटे छोटे कामों को भी देखें, बताएं, मैं जैसे बात कर रही थी एग्जांपल, वो तो मैं कह रही हूँ, वो तो मैं आपको पहले भी कह रही थी कि देयर आर सर्टन जॉब्स, क्योंकि अगर मैं कोई स्केल जॉब की बात करूँ तो उसमें ऐसा कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जैसे ये बैंक्स हैं उसमें वाकई ऐसा देखा गया है, क्योंकि मैं भी बैंकिंग बैकग्राउंड से बड़ी फेमिलियर हूँ, ऐसे जहाँ पे, हाँ जी, A lot of NGOs in our country run by women. वो women की हैं। yes. मैं वही कह रही हूँ, उसी साइड पे आ रही हूँ कि अगर हम छोटे काम को देखा जाए, हमारे खेतों में, हमारी फील्ड्स में ज़्यादा काम मर्द नहीं करते, वो खवातीन ही कर रही होती हैं। तो उनकी एबिलिटी है तो वो कर रही हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि मैन की सुपीरियरिटी ज़्यादा या उनमें कुछ एबिलिटीज़ ज़्यादा है। जैसे मैम कॉन्वोकेशन की एग्जाम्पल दे रही हैं, मैं 15 ईयर्स से यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन एज ड्यूटी भी अटेंड करती हूँ, तो कंपैरिजन में गर्ल्स हमारी ज़्यादा गोल्ड मेडल लेती हैं और वो ज़्यादा उनका पास आउट का रेट है, हमेशा से ही है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ही विमेन यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी को भी यही कहा जाता है कॉन्वोकेशन पे कि इसको पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह विमेन यूनिवर्सिटी कह देते हैं। तो वो एबिलिटी है तो वो आ रही हैं। समझने की ये ज़रूरत है कि मैन हैव सर्टन एबिलिटीज़ और ख़वातीन में भी सर्टन एबिलिटीज़ हैं। उन दोनों की एबिलिटीज़ को ग्रो करना चाहिए, फ्लरिश करना चाहिए। टास्क जो हैं वो डिवाइड करने चाहिए, रोल्स जो हैं वो रिजिड नहीं होने चाहिए, उनमें कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जितना ये बैलेंस आएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा, ना सिर्फ हमारा घर चलेगा, हमारा मुल्क भी हमारा घर है, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन ये बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन इन वुमेन और वर्किंग लेडीज़ की, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कहीं पे कोई ड्रॉबैक या कोई फ्लॉ रह जाता है जिसकी वजह से इतनी, जैसे कहते थे कि नोशन है, कोई वजह है तो नोशन भी है ना, या कोई प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो उसको बताएं वो हम कैसे वाइप ऑफ कर सकते हैं कि वर्किंग प्लेसेस पे अगर औरतें काम कर रही हैं तो क्या कहीं ना कहीं निगलेक्शन आ जाती है घर की?
कहीं ना वो कहीं ज़रूर आती है। देर आर जॉब्स जो आवर बेस्ड जॉब है उनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो 9 to 5 स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स वाली जॉब है उनमें ज़रूर ये डिफरेंस आता है। इसको हम कहते हैं वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट, स्पिल ओवर। अगर वहाँ के टास्क या ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा काम है तो वो उनका इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस जो है ना वो घर पे आ रहा होता है। तो बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, अगर मैरिड हैं ख़वातीन, अगर अनमैरिड हैं तो भी उनके बहुत से रिलेशनशिप्स हैं। घर में माँ बाप को टाइम देना, घर में बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करना, वीकेंड्स इकट्ठे स्पेंड करना, तो वो फिर कम होते जाते हैं। और देर आर जॉब्स के जिसमें सैटरडे संडे दोनों ऑफ है तो भी एक कुशन मिल जाता है सैटरडे और संडे को घर को बैलेंस करने के लिए। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे सैटरडेज भी वर्किंग हैं, वर्किंग डेज हैं, तो फिर सिर्फ एक संडे रह जाता है वो बैलेंस क्रिएट। तो कम टाइम पीरियड, कम विंडो होती जाती है और मॉर्निंग सारे दिन के बाद फिज़िकल और मेंटल फटीग इतनी ज़्यादा होती है कि फिर जो ख़वातीन है इतना अच्छा बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकती। तो यहाँ जॉब का डिफरेंस ज़रूर आता है कि कौन सी टाइप ऑफ जॉब्स हैं। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो आवर्स बेस्ड हैं तो उसमें डिफाइंड टाइम, मतलब इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, जॉब लेकिन मर्द इनसिक्योर भी अक्सर हो जाते हैं। एक कॉलर लेंगे हम राबिया, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी पुट इन करेंगे कि मर्द जो इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी बीवियों की कमाई से, अगर वो ज़्यादा कमा रही है या थोड़ा सा भी कमा रही है, सो दे फील लाइक स्टार्टिंग बीइंग इनसिक्योर। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राबिया मैं चाहूँगी हम पहले एक कॉलर अटेंड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कॉनर कहाँ से? उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर ख़वातीन जिनकी शादी हो चुकी होती है वो जॉब ही कर रही होती हैं, जब उनकी औलाद हो जाती है तो वो क्योंकि ड्यूटी पे जाती हैं तो अक्सर बच्चों को घर में छोड़कर चली जाती हैं। जॉइंट फैमिली हो फिर तो ठीक है, नहीं तो शोहर अगर अकेला हो फिर जाहिर बात है पूरे घर में उसको बाउंड होकर रहना पड़ता है, वो पूरे के पूरा दिन बच्चे के साथ गुजारता है। तो बच्चे की तरबियत के लिए वालिदा का बड़ा किरदार होता है। और इसी तरह जो लड़की जॉब कर रही होती है तो उसको अगर जूते पॉलिश करने का भी कह दें तो वो माइंड कर जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए फिर? जी जी फलाहत क्या जवाब दे? ये जूते पॉलिश का मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा घर में फिर वो माइंड करती हैं अगर बाहर काम कर रही अच्छा अच्छा ये मेरा ख्याल में कि औरतें चाहे जितनी भी जैसे टॉप पोजीशन पे चली जाएं घर में तो वो ऐसे ही ट्रीट होती हैं जैसे कुक भी हैं और बच्चे भी संभाल रही हैं और वो बहुत खुशी खुशी सारे काम करती हैं। मेरे तो नज़र में ऐसी कोई औरत नहीं आई कि जो ऐसे कहे कि मैं तो नहीं अब ये काम करूँगी, लेकिन हो सकता है ऐसी हों, बट आई डोंट थिंक आप लोग भी सारे अपने घरों में काम करते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि बच्चों के लिए जब आपके एक दफ़ा बच्चे हो जाएं तो यू हैव टू हैव कोई जो एक सेफ़ हेल्प है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इन लॉज के साथ अपने पेरेंट्स पास हैं उनको पास छोड़, या फिर आजकल डे केयर्स का कॉन्सेप्ट है तो वो यूज़ करें। आजकल तो बहुत अच्छा है कि स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में डे केयर सेंटर्स बन चुके हैं और इन चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल वर्क प्लेस के साथ होते हैं। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि टिल अ सर्टेन एज बच्चे जब तक स्कूल में उनके ज़्यादा आवर्स नहीं होते तो डे केयर सेंटर्स जो हैं, और हमारी औरतें अब क्योंकि मैं उसका एक वुमेन रिसोर्स सेंटर है हमारा जिसके अंदर औरतें बिज़नेस सीखती हैं, उसके अंदर बहुत सी औरतें डे केयर सेंटर्स बना रही हैं बिकॉज दे नो कि अब ये जो बिज़नेस है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसकी अथॉरिटाइजेशन जो है उसकी वो ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसका पूरा एक बैकग्राउंड होता है फ्रॉम आपको उसके पूरे करने होते हैं जो भी लवाज़मात हैं पूरे करके, एंड देन यू कैन ओपन अ डे केयर सेंटर। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ का इलाज है। जैसे औरतों का पर काम करना इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा बिकॉज़ हमारे मुल्क को ज़रूरत है, हमारी मईशत को ज़रूरत है कि मर्द और औरत दोनों काम करें। अगर तो बहुत कोई प्रिंस हैं या कुछ हैं वो तो आई वोंट से, बट ज़्यादातर हमारी मिडिल क्लास है, हमारी लोअर क्लास है जिसको काम करने की ज़रूरत है और वो और इससे आप कोई ये फैक्ट है ये डिनाई नहीं कर सकते। थैंक यू फलाहत। और इसी के साथ हमें आज के हमारे प्रोग्राम में हमारी एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर शबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू बी हियर अगेन। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर शबाना, आज हम वर्किंग वुमेन पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सिंस यू आर ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, लोग वर्किंग वुमेन से खुश क्यों नहीं होते हैं?
आजकल तो बल्कि वो चाहते हैं कि वर्किंग वुमेन हो, और लेकिन फिर घर की जिम्मेदारियां भी तो आ जाती है ना। वो कहते हैं कि अगर बाहर काम कर रही हो तो घर भी करो। देखिए, होता ये है कि एज अ वुमेन जब आप काम करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू तो लेकर आनी होती है ना। हर रिलेशनशिप ट्रांसैक्शनल भी होता है। अगर आपका हस्बैंड दिन रात बाहर पैसे कमा रहा है तो घर में किसी ने तो करना है ना, सपोर्ट अपने बच्चों को, उनकी तरबियत करनी है, सारा कुछ करना है। यहाँ पे औरत की स्किल्स आ जाएंगी कि वो टाइम को मैनेज कर सकती है कि नहीं। अब अगर वो बाहर जाके अपना टाइम दे रही है अपने बच्चों को और अपनी फैमिली का बाहर जाके उसको टाइम देना है, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने ज्यादा बाहर करना और किसी एक ने घर में ज्यादा काम करना है, तो बेहतर यही होता है कि मर्द बाहर ज्यादा काम करे और औरत जो है वो घर में ज्यादा करे। अगर औरत के ऊपर आप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग डाल देंगे तो नफ्सियाती तौर पे भी और बायोलॉजिकली भी जो है औरत उस स्ट्रेस को इतना नहीं ले सकती जब वो प्राइमरी अर्नर बनती है। औरत को जब काम ये दिया जाए ना कि वो 7 हाथ बटा रही है और प्राइमरी अर्नर नहीं है, तो वो बायोलॉजिकली भी अच्छी रहती है, फिजिकली भी फिट रहती है, वैसे भी खुश रहती है। अब अगर घर में टाइम मैनेजमेंट कर सकती है, बाहर अगर पैसे कमा कर ला रही है तो घर में वो नैनी रख सकती है, हेल्प रख सकती है, उसके साथ साथ जो है घर के काम मिल मिला के अगर वो करेगी। क्योंकि हर औरत जो होती है, जिस तरह से मेरे घर नैनी भी हो तो मैं आई वर्क एक्चुअली वेरी हार्ड। मेरा तो काम भी ऐसा है कि 24/7 करना पड़ता है और रातों को भी करना पड़ता है। घर में होता है कि आपका जब हस्बैंड आता है ना तो आप घर में मोहब्बत और सलूक के लिए और सुकून के लिए खाना खुद परोसना चाहते हैं। हालांकि अगर नैनी ने बनाया भी है ना तो सिर्फ मोहब्बत की खातिर के भाई मैं अपने हाथ से जो है खाना सामने रखूंगी। बच्चे जब घर में आते हैं तो मुझे होता है कि अब टीवी या बॉन्डिंग का टाइम जो है उसमें कोई फोन बंद कर दिया जाए। तो औरत की स्किल्स पे जो पढ़ी लिखी औरत बाहर काम करेगी वो घर को भी अच्छा बेहतरीन मैनेज कर सकती है। अगर उसको जबरदस्ती ये कहा जाएगा कि सारे काम तुमने करने, एक तबका मखसूस है जहां पे जी आपसे बहुत जुल्म जबर भी हो रहा है और बाहर भी काम कराया जा रहा है, वहां तो वैसे ही बैलेंस ऑफ हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए डॉक्टर शिवाना, जैसे कि यू लिव इन यूएस, तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर डिफरेंस भी बताएं वर्किंग प्लेस पर जो चैलेंजेस पाकिस्तानी औरतों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तो और इंटरनेशनली जब हम देखते हैं बाहर की फॉरेन वर्किंग लेडीज को, कि उन दोनों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। कैसे, हाउ? बहुत ज्यादा फर्क जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ आती हूँ। पाकिस्तान में मैं हर 2 महीने आके रह रही होती हूँ, उसके बाद सारी उम्र मैंने इधर गुजार दी, तो आई कैन रिलेट विद द डिफरेंसेस। यहाँ की औरत जो है ना, मैं और वहां की औरत, बात सुने, बायोलॉजी और जो जेंडर है वो नफ्सियात जो औरत की है, साइकोलॉजी, वो कभी नहीं बदलती। जब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज को देखना पड़ेगा, इस पहलू को समझना पड़ेगा कि जब लड़कियां यंग होती हैं ना, 30s में होती हैं, 20s में, या आप ये भी कह लो कि 40 के पास, तो बहुत डिफरेंटली सोच रही होती हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती हैं अपने करियर को लेके कि हमने तो जाके आसमान से तारे उतार लेने हैं, हमने यहाँ का CEO बन जाना है, वो कर लेना है, फलां कर लेना है। जैसे जैसे वो जाती हैं ना लेट 40s में, मेनोपॉज के पास, या अर्ली 50s में, मैं जब काउंसलिंग कर रही होती हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ देम they're looking back in at their life और वो कह रही होती हैं कि हमने तो अब रिटायर हो जाना है, अब हमसे इतना काम नहीं होता, या फिर हमने जो है बस पार्ट टाइम काम करना है। औरत जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके बैक सीट लेना चाहती होती है और वो चाहती है कि उसका जो मर्द है उससे ज्यादा पैसे कमाए और तब उसकी इज्जत भी ज्यादा करती है। जिस घर में ये डायनेमिक्स बदल जाते हैं ना, वहां पे औरत इतनी इज्जत भी नहीं कर रही होती। उसके दिल में ये बात होती है कि मुझे प्राइमरी अर्नर जब औरत बने ना तो वो फूल मुरझा सा जाता है, क्योंकि औरत को खास तौर पे काम के लिए नहीं बनाया गया। आप साथ दे सकते हैं, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि और काम करना चाहिए, नॉट एट द स्टेक ऑफ योर फैमिली वैल्यूज, लेकिन जहां पे कभी जरूरत पड़ जाए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, डिवोर्स का रेट इतना है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं कि मैंने सिर्फ करियर के ऊपर टाइम देना है और करियर को लेके आगे चलना है, तो मेरी जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस में रोज इस चीज की काउंसलिंग कर रही होती हूँ ऑफिस में। इन देयर 50s दे कम बैक कि हमने टाइम पे बच्चे नहीं पैदा किए थे, फर्टिलिटी इश्यू हो गया था, बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी टिक टिक कर रही होती है, या फिर अगर वो बहुत लेट एज में करें तो डाउन सिंड्रोम, एबनॉर्मल बच्चों का रिस्क हाई हो जाता है। सो कभी जिंदगी में पछतावा नहीं होना चाहिए, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए, प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। देखिए फर्क ये है कि औरत और आदमी को बनाया ही अल्लाह ने डिफरेंट है। आदमियों के ऊपर ये स्ट्रेसेस नहीं है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शबाना, मुझे ये भी बताइएगा, जब हम बात करते हैं तमाम औरतों की, ऑब्वियसली वर्किंग लेडीज़ की अगेन, ऐसा भी है कि जब औरत बाहर जाके काम करती है और कमाना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं चाहे जितनी मर्जी उसकी सैलरी हो महीने के एंड पर, जो हस्बैंड जब इनसिक्योर हो ही जाते हैं, वो यही से इनकी पहली इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है कि शी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, नाउ शी हैज स्टार्टेड अर्निंग। व्हाई? इसलिए क्योंकि वो औरत आदमी को इनसिक्योर करती है। मैं आपको ये एक बात बड़ी खुल के बता देती हूँ, और मैंने दोनों दुनिया, ये ईस्ट और वेस्ट को भी देख लिया हुआ है, विद ऑल माई एक्सपीरियंस एंड काउंसलिंग इन द ऑफिसेज बिहाइंड द डोर्स, कि जब औरत पैसा कमाना शुरू करती है, अगर वो पढ़ी लिखी है और अपने बंदे को एहसास कमतरी का निशाना नहीं बनाती और अपनी चर्ब जबानी से या बदकलामी से उसको ये एहसास नहीं दिलाती कि तुम जो है वो मेरे से कम पैसे कमा रहे हो, इन योर हार्ट औरत जो होती है ना, मर्द को हमेशा उसकी इज्जत ज्यादा करती है जो उससे ज्यादा पैसे कमाता है, उसकी इज्जत ज्यादा करती है जिसको वो तकलीद कर सके, जिसको वो फॉलो कर सके। जब चीजें उसको ऐसी नहीं मिलती और वो अपने आप को मर्द समझती है घर का, और उसको ये बैलेंस लगता है कि यार मैं तो ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ, आई एम स्ट्रॉन्गर, कहीं ना कहीं अगर ये एरोगेंस आ जाए, मैं ये नहीं कह रही पढ़ी लिखी औरतें जो काम करती हैं वो इस बैलेंस को बड़ा अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन जो नहीं समझती हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस आ जाए और वो एहसास दिलाना शुरू कर दें अपने मर्द को, तो मर्द के अंदर एहसास कमतरी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उसको ये एहसास दिलाया जाता है घर में। वो नहीं दिलाती तो माशरे वाले दिला देते हैं, कहीं ना कहीं से एहसास कमतरी का ये एहसास दिलाया जाता है। और अगर उसके अंदर खुद से इनसिक्योरिटी है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो तो फिर एक अलग बात है ना, उसको तो पहले उस बंदे के साथ जो है फिर एक मिसमैच हो गया ना, कि एक बहुत ही डायनामिक औरत का आपने एक बहुत ही गलत किस्म के बंदे के साथ शादी कर दी है, वो तो बेसलाइन ही खराब हो गई ना। ठीक, यानी कि औरतें जो है, राबिया जिस तरह उन्होंने कहा कि औरतें जो है वो खुद से भी इनसिक्योरिटी दिलवाती हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, ड्रॉबैक है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे और आप भी बताइएगा। डॉक्टर शबाना की बात से बहुत मुत्तफिक करूंगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि औरतें ठीक है जॉब भी कर रहे हैं, सब करें, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका जो है ना एक सेंचुरी होती है वो आपका घर है। और आपका घर, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, फिर पेरेंट्स जो भी मैरिड अनमैरिड जिस तरह से भी रह रहे हैं, तो एक जो कहते हैं ना कि एक औरत घर बनाती है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे ला के घर बनाती है, कि औरत अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, जैसे डॉक्टर शबाना हैज़ बहुत वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि आदमी इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा इस टाइप का है, तो उनको इनसिक्योर ना, मतलब ऐसे ज़रा टैक्टफुली उनके साथ रहें कि वो ऐसे ना फील करें, उनको अपने घर के मर्दों को आपको पता चल जाता है कि देव स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर, तो उस वक्त आप थोड़ा सा ज़रा वो चीज़ें ना करें, ना कहें कि वो हों। और दूसरा ये कि सबसे जो फॉरमोस्ट आई फील के बच्चों की अपब्रिंगिंग, आदमी ठीक है वो भी साथ हेल्प आउट करें, सब करें, लेकिन औरत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी शुड ब्रिंग अप गुड चिल्ड्रन, और एक औरत ही है कि जो अपने आगे जाके अपने बेटों को रेस कर सकती है, कि बता सकती है कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं बनना, तुम लोगों ने अपनी वाइफ के साथ अच्छा रहना है, कि ना कि जब उसके बेटे की शादी हुई तो वो कहे कि हाय मेरा बेटा काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे, इस टाइप की वो एक मदर इन लॉ ना बने, और इस टाइप की मदर ना बने कि बेटी को तो काम दे रही है और बेटे को फलाहत, अभी आपने कहा कि ये औरत की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बेटों की या अपनी बेटियों की तरबियत करे। जी, व्हाई नॉट अ मैन? एक बाप क्यों नहीं तरबियत कर सकता? ये औरत से मर्दों से तो हमने हिम्मत ही हार दी ना कि लेकिन वॉट एवर वी कैन डू एज विमेन, हम वो बात करें। और आदमियों को भी अगर एक गुड मदर व्हेन शी इज रेजिंग हर सन, तो वो ये बताएगी, तो बाप बेशक ना भी बताए तो वो उसके दिमाग में पड़ जाएगा, एंड व्हेन ही विल सी कि मेरी बहन भी वही काम कर रही है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो वो फिर मतलब ये एक पूरी सोसाइटी का एक चैलेंज है हमारा कि वी हैव टू ब्रिंग अप गुड बॉयज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर, आई रिपीट, it's not the responsibility of a mother to raise a good child. Can I say something? बेटे बाप को फॉलो करते हैं। जी डॉक्टर शिवाना, that is very right. जी डॉक्टर शिवाना। जी देखिए बुशरा, मैं आपको ये बताऊं, ये जब जिंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात होते हैं ना, बढ़ती उम्र के साथ तो चीजें बदल जाती हैं। जब मैंने जो अभी पाकिस्तान आके मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा अलमिया देखा है ना,
वो उसमें मैंने ये भी देखा है कि जो माएँ तरबियत दे रही हैं अपनी बच्चियों को कि तुमने काम करना है, पैसे कमाने, क्योंकि अंदर कहीं महरूमियाँ हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, हर बंदे की मादियत परस्ती है कि तुमने बस एक जाके ना बहुत या तो अमीर बंदे से शादी करो या फिर उसके बाद अपने आप को इतना तगड़ा कर लो फाइनेंशियली कि कल को जो है तुम हमारी भी मदद कर सको, अपनी भी मदद कर सको, और कोई बुरा वक्त आए तो डिवोर्स भी ले सको। ये एक अलमिया हमारे तबके का चल रहा है जो कि इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ऐसी लड़की की जब शादी होती है, और मैं ऐसे लोगों की काउंसलिंग कर रही होती ना, अगर उनका हस्बैंड अच्छा भी हो, उनके घर में सारा कुछ भी हो, तो उनकी जो तरबियत पीछे से होती है ना, वो बोल रही होती है। वो एक मिशन और जहाद पर आई होती है कि हमने जो है अगर उनको जिंदगी की हर खुशी भी मिल जाए ना कहीं वो अनग्रेटफुल हो रही होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना या बच्चे पैदा करना नहीं था। उन्होंने पैसे कमाने थे, और पैसे कमा के उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमने अपने माँ बाप को देने हैं, जिस मिडिल क्लास से हम आए हैं वहां पे जाके हमने पीछे वालों को भरना है या करना है। अच्छा देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन जो उनकी करंट लाइफ होती है ना, मैरिटल लाइफ, वो उसको भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जो बचपन की ट्रेनिंग होती है, जो उनके अंदर एक जहाद किस्म की चीज डाल के आगे भेज दी जाती है, ये एक सर्टन एक हमारा तबका है जो मिडिल क्लास का ट्रेन ऐसे कर रहा है लड़कियों का। और अभी आप कह रही थी ना कि ये बाप की होती है, देखें मिडिल क्लास का बंदा, आपके वहां पे इतनी ज्यादा स्ट्रगल है, महंगाई इतनी ज्यादा है, जिसने सुबह से लेके रात तक बाहर रहना है, बच्चों के बिल्स देने हैं, आपका प्राइवेट स्कूल जो है वो इतना ज्यादा महंगा है, घर में आएगा तो घर में सुकून ढूंढना है। लीड बाय एग्जाम्पल होता है। अगर वो एक मर्द है, बाशऊर है, और वो आपको घर की तमाम जरूरियात पूरी कर रहा है और मोहब्बत कर रहा है और बदतमीजी नहीं कर रहा, अब्यूसिव नहीं है, तो जो ट्रेनिंग होती है ना, जो पीछे से पूरे सुबह का गया, सुबह आप कह लो कि बच्चे स्कूल से गए, फिर माँ के पास हैं, अगर माँ पार्ट टाइम करती है और हेल्प करती है, सारा ज्यादातर टाइम जो और बॉन्डिंग होती है, तरबियत जो होती है, वो माँ की होती है। और माँ के बाद जो देख रहा होता है, वो फादर फिगर को देख रहा होता है कि वो किस तरह से घर का खर्चा उठा रहा है और इज्जत भी कर रहा है और मोहब्बत भी कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि बाप जो है, फिर तो देखें डायनामिक्स ही बदल जाएंगे, फिर औरत को मर्द बना के आप बाहर भेज दें काम करने के लिए। ये आप तबका जो है ना, मैटर करता है कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी प्लीज, कि आपने ये कहा था ना कि जो आदमियों को एहसास कमतरी होता है जब औरत ज्यादा पैसे कमाए, तो एक्चुअली उसके ऊपर ज्यादा फर्ज बनता है कि कमजोर को कमजोर मत कहो। आदमियों की जो ईगो होती है, अल्लाह मियां ने मर्द को पैदा ही ऐसे किया है कि बड़ी फ्रिजाइल ईगो का होता है। उसको होता है कि मुझे पेडेस्टल पे बैठा के मुझे एडमायर करो। अगर ये डायनेमिक्स आप बदल देंगे तो उनकी बेडरूम लाइफ भी खराब हो जाती, क्योंकि देखें आदमी ही को जो है वो ज्यादा मर्द होना चाहिए अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में भी और बाहर भी। जब आप इसके बाहर के रिलेशनशिप बदलेंगे तो बेडरूम के रिलेशनशिप भी बदलेंगे। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जी, थैंक यू डॉक्टर शबाना। फाइजा, व्हाट वुड यू से अबाउट द इनसिक्योरिटी इन आवर मैन? वेल मैं तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस की भी बात करूंगी। डॉक्टर शबाना की बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसमें मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि एक खातून ही इनसिक्योरिटी लेकर आए किसी भी मर्द में, क्योंकि जो पर्सनालिटी है वो शेप अप बचपन से करती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हम रिसर्च करते हैं, उसमें बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे ये कह रही हैं कि शुरू से उनकी तरबियत भी की जाती है, तो जो आदमी हैं उनमें भी जो ईगो, फ्रेजाइल ईगो है, सबकी फ्रेजाइल ईगो नहीं होती, सबकी लो सेल्फ इस्टीम नहीं होती, और सबका ऐसा पर्सनैलिटी स्टाइल नहीं होता, ऐसी डिमांडिंगनेस नहीं होती। अब वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फीमेल्स भी सारी ऐसी नहीं होती कि वो मेल्स को इनसिक्योर फील कराएं। जिन मेल्स ने इनसिक्योर फील करना है वो उनकी पर्सनैलिटी, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी टाइप का पार्ट है। वो अपब्रिंगिंग से आया है, वो सोसाइटी की बिलीफ से आया है, वो कल्चर से आया है, वो रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन से आया है, वो जैसे भी आया है वो उनमें आ गया है। तो देयर आर मैनी इनसिक्योर मैन जो एजुकेटेड भी हैं। हम सिर्फ लोअर तबके के अलावा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जानती हूँ, तो उनमें तो एजुकेशन का भी किसी चीज़ ने रोल प्ले नहीं किया, उनकी अपब्रिंगिंग भी में भी ऐसे हो गई हो, लेकिन हम वापस नहीं जा सकते, उनकी अपब्रिंगिंग को ठीक नहीं कर सकते। वो जो वाइफ है उसी ने ही उसको देखना है। तो जैसे मैम ने भी कहा कि ये तो ट्रेनिंग जो मदर ने करनी है, देखिए दोनों तरफ से आता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक्सक्लूसिवली माओ ने ही ट्रेनिंग करनी है।
हाँ, जो वार्मथ, जो इमोशनल अटैचमेंट माँ प्रोवाइड कर सकती है वो फादर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी एक जेंडर डिफरेंस है। फादर और इसमें मदर को ट्रीट कर रहा था, बच्चा वो देख रहा होता है, वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट, बिल्कुल वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप है वो लर्न करता जाता है, और वो आफ्टर लॉन्ग इयर्स भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसने बचपन में वो विटनेस किया था। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। वो जितना रिलेशनशिप में वार्मथ देखेगा उतना ही वो रिलेशनशिप वाली जो वार्मथ है ना वो देगा भी। लेकिन वार्मथ का ज़्यादा रोल, इमोशनल अटैचमेंट का ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो मदर की तरफ से आती है, क्योंकि रिसर्च भी यही कहती है कि ख़वातीन की इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रेसिप्रोसिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। उनमें भी बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सी अच्छी ट्रेड्स हैं जो बिल्कुल फादर से ही मिल सकते हैं। सम टाइम बच्चे जो हैं वो फादर से कॉन्फिडेंस ले रहे होते हैं, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना सीख रहे होते हैं। तो ये किसने कितना रोल प्ले करना है, ये कोई यार्ड स्टिक नहीं है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है, ये कोई वेट मशीन पे हम कर नहीं सकते। दोनों ने ही रोल प्ले करना होता है, डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज डिफरेंट है, और डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट चीज़ें कंट्रीब्यूट। डॉक्टर शबाना, कमिंग बैक टू यू, अभी हम बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन की। सो डू यू थिंक एक मैरिड और अनमैरिड वर्किंग वुमेन के जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्किंग वुमेन है वो काम कर रही है तो उसको रिश्तों में मसला होगा कि भाई ये तो काम करती है, बाहर जाती है तो रिश्ते नहीं आते, या अगर बाहर जा रही है तो ज़्यादा अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हमें तो चाहिए वर्किंग वुमेन है। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? जी, एक टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया था कि डॉक्टर लड़की का रिश्ता चाहिए, लड़की डॉक्टर होगी तो बड़ी आसानी से रिश्ता हो जाता था। मकसद ये नहीं था कि उसने आगे काम करना है कि नहीं करना, उनको बस लेबल चाहिए होता था। उसकी वजह से कोटा सिस्टम भी खराब हो गया था। लड़कियां आगे से, लड़के बेचारे घर में बैठ गए थे, और जो लड़कियां हैं वो आगे से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। डॉक्टरों की जो है बहुत ज्यादा कमी वाकया हो गई थी, और फिर वो क्योंकि बहू ले आते थे, लेकिन काम करने का जो है, जहाँ काम करने की बात आती थी उनको काम करना नहीं था। तो ये प्रेशर तो हमेशा हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता रहा। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी हमें तो बिल्कुल वर्किंग लेडी नहीं चाहिए, हमें तो होम मेकर चाहिए। एक्चुअली आई रियली लाइक द आइडिया कि जब आप शादी करने जा रहे हो तो इसका कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है ये जरूर पता होना चाहिए कि क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऑनेस्टली पहले बात कर लेनी चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए काम करने वाली चाहिए, या बाकी मुझे अपना करियर परसू करने देंगे, या फिर आप जो है सिर्फ होम मेकर चाहते हैं और मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं, मैं घर में रहूंगी और मेरी एक सर्टेन ड्यूटी होगी। देयर आर सो मेनी वुमेन हु डोंट वांट टू वर्क, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। तो अगर ये चीजें शादी से पहले बहुत खुलकर आपस में बात कर ली जाए तो आपके जो बाद के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स होंगे ना तो बेहतर होंगे। अब अगर आप ये कहें कि जी कुछ लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती हैं, मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग कर रही होती हूँ, तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि ये ना हो कि करियर परसू करते करते, क्योंकि बाद में आपने 50 ईयर का भी होना है, 60 ईयर का भी होना है, खाली ये अगले 10 साल में तो नहीं है ना। 10 साल की बाद की जिंदगी का सोचे कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि अगर आपको वाकई बच्चे भी चाहिए और शादी भी करनी है तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज जरा बेहतर करें। आप अपना ऐसा पार्टनर ढूंढें जो कि अंडरस्टैंडिंग वाला हो, बाशऊर हो। मैं हमेशा इस बात पे बात खत्म करती हूँ, अभी वो पर्सनैलिटी की भी बात कर रही थी। पर्सनैलिटी एक बात होती है, एक जो ट्रेनिंग होती है, अगर घर में बाशऊर बंदा जो होता है वो हमेशा सिक्योर्ड ही होता है। जो मर्द होता है ना, जिसको सही तरह से तरबियत दी गई है, वो इतना इनसिक्योर नहीं होता। लेकिन आपको जो है ना, एक मर्द जो है वो अगर उसे पहले से आप अंडरस्टैंडिंग कर लें और बता दें, और वो आपसे अकीदत और मोहब्बत से पेश आता है, तो दोनों तरफ की पार्टीज कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हैं और फिर इतना बुरा भी नहीं लगता। खटपट वहां ज्यादा होती है जहां पे जो है आप एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते। दीज थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड बिफोर यू गेट मैरिड। तो ये बताइए डॉक्टर शबाना, जब हम बात करते हैं फ्यू डिस्कशंस बिफोर मैरिड, ये क्यों कहा जाता है लड़के वालों के एंड से, डिमांड क्यों आती है कि लड़की जो है वो जॉब जरूर करे? आई थिंक ये लड़की की अपनी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि वो करियर जो है उसको परस्यू करना चाहती है या नहीं, या जॉब करना चाहती है या नहीं। ये लड़की की अपनी चॉइस हो शादी के बाद। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं हमेशा कहती हूँ एब्सोल्युटली, औरत जो है ना बायोलॉजिकली आप उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पूरा, मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ, हार्मोनल सिस्टम आप चेक करें। औरत जो है पीएमएस के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही होती है जब उसको जो है पीरियड आने से पहले, और मेनोपॉज के और पेरीमेनोपॉज के बाद यू वुड नॉट इवन रिकग्नाइज कि ये वही बंदी है या ये डिफरेंट बंदी है जो इतनी एग्रेसिवली अपने करियर को परस्यू कर रही थी। आप वो जाके उसे कहें कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करो एट द एज ऑफ 55, वो कहेगी नहीं यार मैं तो अब जरा बस अपने बच्चे एंजॉय करना चाहती हूँ। आदमी 70 इयर्स का होके भी कह रहा होगा कि मैंने एक और कंपनी खोलनी है, मैंने एक्सपैंड करना है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने ये करना है। आदमी आर वेरी डिफरेंट, वो कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, न्यूरो साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। और जो है वो शी इज मेड इमोशनल क्रीचर, आदमी जरा डिफरेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, ये आप अगर शादी करके ऐसी लड़की लेकर आ रहे हैं
उन लड़की का अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया काम करने का, एक औरत एक फूल की तरह होती है, वो ये वाला स्ट्रेस जब आप उसे जबरदस्ती काम कराएंगे ना तो वो मुरझा जाएगी। तो ये औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि कितने दिन काम करना है, मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, और मैं ये फुल टाइम करूंगी, पार्ट टाइम करूंगी, या मैंने बिल्कुल काम नहीं करना। ये आपको चीजें बहुत देखभाल के शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेजर फैक्टर बन जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का आफ्टर मैरिज। थैंक यू डॉक्टर शबाना एंड फाइजा एंड फलाहत। मैं आपसे भी इस पे कमेंट लेना चाहूँगी कि व्हाट वुड यू थिंक, जो भी बुशरा ने क्वेश्चन पुट किया कि ये सोलली एक औरत का ही डिसीजन होना चाहिए कि वो शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है, वर्किंग फील्ड में जाना चाहती है, नहीं, उसको डिमांड क्यों की जाती है? आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई पहले से ही बता दे, बाद में अपने रंग ना दिखाए तो पहले से ही बता दे कि हम वी वांट अ वर्किंग बहू और अ नॉन वर्किंग बहू। और अगर आई थिंक आजकल की जो लड़कियां हैं उनको इतना होना चाहिए अवेयर कि इफ़ दे वांट टू वर्क दे शुड से कि हम नहीं, वी विल वर्क, और अगर उन्होंने नहीं करनी तो पहले से ही बता दें। तो ये तो बहुत अच्छा है कि मामला यहीं पे ज़रा ठीक हो जाए, बजाय के बाद में वो लोग ट्रबलसम हो जाए। आप क्या कहेंगे? लेकिन ये है कि ये दो पार्टीज सिर्फ नहीं रहती, हम वी आर लिविंग इन अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर। तो हमारे यहाँ पे और भी बहुत मेजर पार्टीज हैं जो ये सम टाइम आजकल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे हमारा मुल्क गुजर है, तो उसमें ये है कि दो पार्टीज़ तो एग्री कर जाती हैं समहाउ। लड़कियां भी वो अपनी डिमांड्स बताती हैं, क्योंकि हम अब जिस तरह शादी होती है तो वो थोड़ी सी ओपिनियन हो जाते हैं दोनों के शेयर। लेकिन हमारे घर वाले भी एक पार्टीज़ हैं। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो हमारे जो लड़की के ससुराल वाले होंगे और जो लड़के के ससुराल वाले होंगे, वो भी दो बड़ी पार्टीज़ हैं जिसमें उनके भी ओपिनियंस होंगे। और ये बेशक कुछ एग्रीमेंट कर भी लें, लेकिन वो पार्टीज़ भी अपने ओपिनियंस देंगी, और वो फोर्स्ड किस्म के ओपिनियंस भी होते हैं सम टाइम, और वो चाहते हैं कि उनको ही फॉलो किया जाए। अगर दोनों कंपैटिबिलिटी शो कर भी लेते हैं तो ये जो प्रेशर है, ये जो फैमिली की तरफ से आने वाला प्रेशर है, वो भी उन्होंने फॉलो करना होता है, वो भी उन्होंने लुक आफ्टर करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग भी बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। शायद उन्होंने जॉब का डिसीजन किया और वो दोनों ओके थे, लेकिन उनके घर वाले इस बारे में ओके नहीं थे, तो सम टाइम उस प्रेशर की वजह से भी जॉब छुड़वाई भी जाती है, चेंज भी करवाई जाती है, और काफ़ी चीज़ें और फॉलो करनी भी पड़ती हैं। तो इट्स नॉट बिटवीन ओनली टू पार्टीज़, दो लोगों के बीच में नहीं है। वो जो बिग पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, उनके क्रिटिसिज्म से सेव रहने के लिए, क्योंकि वो लड़के को भी क्रिटिसिज्म मिलेगा और लड़की को भी मिलेगा, तो वो उनके अकॉर्डिंग भी फिर उनकी रिलेशनशिप भी चेंज हो जाते हैं और ओपिनियंस भी चेंज हो जाते हैं। जी डॉक्टर शबाना, आई नो यू हैव अ शॉर्ट टाइम, तो मैं आपसे बस लास्टली इतना पूछना चाहूँगी कि हमारे जो आज का टॉपिक है वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर आप एज अ सोल्यूशन, एज अ कंक्लूजन क्या कहना चाहेंगी? क्या गाइड करेंगी हमारी? मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि एजुकेशन इज मस्ट। अगर आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया है ना, और अच्छी तरह दबा के पढ़ा लिखा दिया है कि वो बाद में उसके पास ऑप्शन होगी। जब आपका दिमाग खुल जाता है ना पढ़ाई से, तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, और उस वक्त अगर वो फैसला करती है कि भाई मैंने आगे शादी की या बात काम करने दिया नहीं करने दिया, तो आपका कंपैटिबल पार्टनर है या नहीं पार्टनर, जो पढ़ाई होगी ना बाय इटसेल्फ वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर इतना वैल्यू ऐड कर देगा और इतना स्किल ऐड कर देगा कि खुदा ना खास्ता अच्छा या बुरा वक्त कोई आ गया तो शी कैन वर्क और शी कैन नॉट वर्क। ये दोनों ऑप्शंस जो है उसको मिल जाएंगी। अगर बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होगी, कॉलेज डिग्री नहीं होगी, उसके पास कोई स्किल नहीं होगा, जरूरी नहीं कि कॉलेज डिग्री हो, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई वैल्यू अपने बच्चियों को समझाएं, बताएं, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए इन फ्यूचर तो वो फाइनेंशियल डिजास्टर या मैरिटल डिजास्टर, कोई ऐसा डिवोर्स, रिलेशनशिप टॉक्सिक, उन सबको जो है ना एक पढ़ी लिखी औरत बेहतर तरीके से जो है ना वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसके साथ डील भी कर सकती है और फाइट भी कर सकती है। और ऐसी ही औरत जब कल को माँ बनती है तो उसको टाइम मैनेजमेंट भी आती है, उसको अपनी ड्यूटीज भी आती हैं, और कल को अगर अगला रिलेशनशिप जो है आगे से ऐसे नहीं मिल रहा ना, अगर हस्बैंड आपको अच्छा नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, इन-लॉज अच्छे नहीं मिल रहे, एक पढ़ी लिखी जो औरत होती है ना वो बहुत से चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को बेहतर तरीके से अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन एंड अवेयरनेस के साथ डील कर सकती है। तो पढ़ाई तो जरूर करनी है, काम होगा या नहीं होगा वो आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सीरीज टुडे। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब अब हम चल रहे हैं मेरी सहेली के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़े वाले सेगमेंट की जानब। इट्स अ हेल्थ सेगमेंट ऑफ मेरी सहेली।
और आज हेल्थ सेगमेंट पे हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अहमद अरसलान, ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। सर जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ सेगमेंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि तमाम नाजरीन व्यूअर्स और सहेलियों के साथ एसोसिएट और रिलेट कर सके तमाम मसाइल को, मसलों को जो आजकल चल भी रही हैं, और कुछ ऐसी टिप्स और इन्फॉर्मेटिव एडवाइस वगैरह भी दे सकें। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम माओं के लिए जिनके बच्चे स्क्रीन टाइम जो है ना अपना 24 घंटे में से 8 या 12 जो घंटे है ना वो आईपैड 24 ही लगा लें अब तो फोन पे लगाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्फेंट्स के लिए, 2 साल के, 2.5 साल के, 3-4 साल के, 5 साल के भी। तो आप उस हवाले से बताएंगे जो बच्चे इतने स्क्रीन देखते हैं, आंखें खराब हो रही हैं इनकी, क्या वजूहत है, इसको कैसे रोका जाए? देखें, एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है ये, और इसके बारे में जितनी भी अवेयरनेस हो ये कम है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके असरात आप अभी नहीं देख रहे उस तरीके से। इसके असरात आएंगे ओवर टाइम, 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द रोड, जब ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे और अभी वो जिस फेज़ में से गुजर रहे हैं उसके असरात लेटर ऑन लाइफ में सामने आएंगे। अभी तो ये चीज़ शुरू हो रही है। तो इस ही टाइम के ऊपर जिस तरह आपने इसको एक पब्लिक अवेयरनेस के तौर के ऊपर इस चीज़ को सेलेक्ट किया है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखने में ये चीज़ बहुत माइनर नज़र आती है कि एक बच्चा है और वो चाहता है कि उसको एक डिवाइस दे दी जाए, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। इसकी बाकायदा न्यूरोलॉजिकल रीजंस हैं। जिस वक्त आप एक स्क्रीन को देखते हैं तो उसकी वजह से जो डोपामिन या जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, दे आर एज गुड एज एडिक्शन, यानी कि आपको एक उस चीज़ की कितनी आदत पड़ जाती है। आप देखें बच्चों से जिस वक्त आप डिवाइसेस लेते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वो उनको चाहिए होती है, आदत पड़ जाती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये आदत पड़ जाती है, और ये बिल्कुल एक जिस तरह एक एडिक्शन होती है, ये एक डिपेंडेंस है उनकी उस डिवाइस के ऊपर। अब ये तो हो गया उसका एक न्यूरोलॉजिकल पार्ट। अगर हम स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक आंखों के हवाले से बात करें, तो आंखों पे यकीनन इसके बेतहाशा ऐसे असरात हैं जो कि आने वाले टाइम में सामने आते हैं। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक 2 साल से पहले बच्चे को किसी सूरत के अंदर भी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 2 साल से पहले? जी, 2 साल लेकिन से डॉक्टर अहमद, हमारी जो आजकल की जेन ज़ी मदर्स हैं वो अपनी बच्चों से मतलब रोने धोने से जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे देती हैं। लेकिन अब वो बच्चे जो 2-3 साल की उम्र तक आ चुके हैं और वो ये गैजेट्स यूज़ करते रहे हैं, उनकी आईसाइट तो वीक हो चुकी हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी लाजमी ऐनक लगेगी उसको या नज़र वीक होगी। हर चीज़ मेडिकल साइंस में प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करती है। अगर आप स्मोक को एक्सपोज हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारों को लंग के प्रॉब्लम होगी। कुछ जिन लोगों की हो जाती है, I'm asking about them। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली उसमें पहली चीज़ तो यही है कि स्क्रीन टाइम का उसका हल यही है कि आपने स्क्रीन टाइम कम करना है, और इसमें एक जो तरीका है वो ये है कि इसमें इंटरवल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप उसमें अगर गैप दे देंगे कि अगर 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप बच्चे ने, लेकिन बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं ना। जब आपने एक मदर ने आदत ही डाल दी एक बच्चे को, 2-2.5 साल के या 3 साल के बच्चे को, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं आदत अपनी अल्टीमेटली तो रिस्पांसिबिलिटी तो दिस इज कॉल्ड लेजी पेरेंटिंग। तो आप उन माँ को कैसे क्या मशवरा देंगे कि वो बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली शर्त होती है अवेयरनेस, या ये इस चीज़ का नॉलेज कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी माओं को ये पता ही नहीं है कि इस चीज़ के आफ्टर इफेक्ट क्या हैं। बिल्कुल, एज अ डॉक्टर और इधर मीडिया के ऊपर जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, उनका काम है कि वो ये चीज़ बार बार रीइंफोर्स करें, बताएं कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप ये बताएंगे ही नहीं तो शायद आपको पता ही नहीं चलेगा माओं को कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर 1 या 2 साल के बच्चे, उनकी आईसाइट वीक है, तो क्या उन्हें टेस्ट करवाने चाहिए ताकि स्टार्ट में ये अलर्ट हो जाएं पेरेंट्स? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो हेल्थ के जितने भी हैं प्रोटोकॉल्स वो सेट होते हैं, और चूँकि हमारे यहाँ हेल्थ का सिस्टम वीक है और रिलेटिवली इग्नोर्ड है, तो उसमें जो भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं होती हैं। बच्चों के अंदर आई के एग्जामिनेशन के प्रॉपर प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि पहला एग्जामिनेशन राइट आफ्टर बर्थ होना चाहिए। इवन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटेबल डिजीज़ जिनकी शनाख्त उसी वक्त हो सकती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो 5-5, 10-10 साल बाद जाके डायग्नोज होते हैं। और जिस वक्त हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि जो इनकी बर्थ है बड़े अच्छे सेटअप्स में हुई है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में हुई है। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हम भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और मीडिया के थ्रू और हर लिहाज से इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं कि ये जो प्रोटोकॉल है, जैसे राइट आफ्टर एक जो बर्थ है वो एग्जामिनेशन,
फिर जो स्कूल गोइंग एज है, जो एज़ पर WHO रिकमेंडेड, एक उस टाइप के टाइम के ऊपर एग्जामिनेशन ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपको कोई भी अलामत नज़र आती है जो कि ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो कि आंख में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है वो डेविएशन या स्क्विंट का है। बच्चों की आंखों में टेढ़ापन अब बहुत कॉमन हो गया, पहले ये चीज़ इतनी वाज़ेह नहीं होती थी, लेकिन अगर अब आप भी अपने इर्द गिर्द फैमिली में, दोस्तों में देखें तो आपको चंद ऐसे बच्चे नज़र आ सकते हैं जिनकी आंखों में आपको डेविएशन या थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा। ये पहली अलामत है जो मोस्ट कॉमन है और जिसको फ़ौरन आपको डील करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो डेविएशन या स्क्विंट आइज की आप बात कर रहे हैं, अगर ये ऑब्वियस हो जाए किसी भी बच्चे में तो क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, इसमें बहुत इसका सिंपल है, इन टाइम अगर ट्रीटमेंट हो तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं होता। ग्लासेस की एडजस्टमेंट के थ्रू इसको इजीली कवर किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी भी लिमिट्स हैं। अदरवाइज अल्टीमेटली फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी के थ्रू भी आंखों को सीधा किया जा सकता है, बट अगेन ऑल प्रिवेंशन इज बेटर। इज इट जेनेटिकल या ये इन्हीं वजूहात की वजह से? ये देखिए, जो स्क्विंट है या डेविएशन है, इसकी कई किस्में हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से भी हो सकता है। स्क्रीन टाइम इज वन ऑफ द टाइप्स जो कि स्क्विंट कॉज करते हैं। ऑब्वियसली डेंजरस आई बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और देखें, उससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि लंबे अरसे के अंदर जो आँख की ग्रोथ है, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, शायद हम रिलेट कर सके। हमारे यहाँ मशहूर है कि जी हाफिज़ों को ऐनक लगी हुई होती है बहुत ज़्यादा अक्सर जो है ना, और जिन लोगों का, बच्चों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारा टाइम 8-8, 9-9 घंटे रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोइंग एज है और जो बड़े हैं उनमें फ़र्क है। अगर एक 20 ईयर अबव इंसान जो है वो 10 घंटे काम कर रहा है तो उसकी आँख पे वो असर कभी भी नहीं आएगा। जो एक ग्रोइंग एज, जो बच्चे की एज है, उसमें जब वो 8-10 घंटे स्क्रीन का या नज़दीक का काम करता है तो उसकी ग्रोथ आँख की इफेक्ट होती है और ऐसी चेंजेस आती हैं कि फिर आँख स्ट्रेच करती है, उसके मसल स्ट्रेच करते हैं और उसकी वजह से मोटी ऐनक का लग जाना, ये दूसरी प्रॉब्लम है अदर देन स्क्विंट जो हमने देखी है। तीसरी जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, जो कि ज़ाहिर नहीं होती है या फ़ौरन से नहीं पता चलती है, वो है आँख के पर्दे की कमज़ोरी। यानी कि उसमें जो देखने की कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म के अंदर वो भी इफ़ेक्ट होती है। और उसका ताल्लुक ना सिर्फ ऐनक के नंबर इसके साथ है, बल्कि जो आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि स्क्रीन के में से आ रही होती हैं, जो कि आपको ऑब्वियसली पहले तो नहीं फील होती, वो आँख के पर्दे को इफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, एंड वो लोग जो बहुत अर्ली एज में आई लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, इज दैट गुड? ओके, नहीं, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं, आई लेज़र 18 ईयर से पहले नहीं होती, एसेंशियली होती ही नहीं है। हाँ जी, तो आफ्टर 18 उसकी रीज़न यही है कि एक दफ़ा जब आपकी ग्रोथ रुकती है तो साथ ही साथ ऐनक का नंबर के बढ़ने का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है। 18 से पहले क्यों नहीं हो सकता? ये अभी मैंने आपको जो बात है, 18 साल से पहले बॉडी ग्रो कर रही होती है और उसके साथ जो आपकी ग्लासेस का नंबर है उसमें वेरिएशन आ रही होती है। मेडिकली आफ्टर 18 जिस तरह आपकी हाइट एक खास जगह के ऊपर आके स्टैटिक हो जाती है, तो सिमिलरली जो आपकी ग्लासेस का नंबर है वो भी रुक जाता है। इसलिए उसके बाद फिर लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है और उसके बाद हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पहले नहीं करते। ये बताइए, जब हम बात करते हैं ग्रोइंग स्टेज की, जब आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं एक सर्टेन एज तक, जी जी, जब आंख की बात करते हैं तो आई नर्व्स के लिए वैसे कहा जाता है कि बादाम खिलाए या कोई ऑर्गेनिक डाइट ऐसी हो जिसमें विटामिन ए हो, ऑरेंज जूस, कैरेट, ऑरेंज जूस नहीं कैरेट, और इस तरह की चीज़ें, क्या वाकई इससे आई की जो वो रिजोल्यूशन होती है स्ट्रॉन्ग होती है? देखिए, हमारे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं जिनको खास तौर पे फर्स्ट टाइम बच्चों को ऐनक लगती है, तो ऑब्वियसली उसके रीजंस तो हैं, बट जब फर्स्ट टाइम ऐनक लगती है तो इट कम एज अ शॉक फॉर देम। तो वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी नुस्खा या कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि ग्लासेस ना लगें। सबका ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है। देखें, कोई भी अगर ये इतना ही आसान होता तो शायद दुनिया से ऐनकें ख़त्म हो चुकी होती। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला उस तरीके से नहीं है। एनीथिंग दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, एनीथिंग जो कि मल्टीविटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए और ई, ख़ास तौर पे ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों से रिलेटेड हैं। जब हम कैरेट या गाजर का जिक्र करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ कॉमन है। ग्रीन वेजिटेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रूट्स इसके साथ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से मैं वो मेंशन भी करना चाहूँगा, जिसकी बहुत ज़्यादा डिप्राइवेशन आ रही है, वो है आउटडोर एक्टिविटीज़। ना सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए बल्कि एंड दिस इज़ मेडिकली रिसर्च बेस्ड प्रूवन फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आँख की अच्छी ग्रोथ के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ ओपन जैसे ग्राउंड में आप जाते हैं,
दूर देखते हैं तो आँख की दूर देखने की जो कैपेसिटी है वो आँख की जो विजन है वो बिल्ड होती है। इंडोर एक्टिविटीज़, कमरे के अंदर बंद, क्लोज्ड एनवायरनमेंट, सनलाइट से या सूरज की रोशनी से दूर, सब्जे से दूर, ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी की ग्रोथ बल्कि आँखों की ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीन टाइम कम करें, बजाय ये कि हम ये सोचें कि सिर्फ बादाम देने से या उससे जो है हमारी जो कमियां हैं लाइफस्टाइल की वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। डू यू थिंक इट्स अ मिथ के बादाम खाएं? और अक्सर कहा जाता है कि कीवी जो फल है वो खाने से भी आईसाइट ठीक होती है, तो ये मिथ है कि? बिल्कुल मिथ नहीं है। देखिए ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगी लेकिन सारे का सारा सोल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़रूर लें, हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, आँख के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ बच्चा 10 घंटे स्क्रीन यूज़ कर रहा है तो मुझे बताएं वो कीवी या बादाम क्या करेगा? Here I would like to add something कि एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जर्मनी में किसी ने पूछा कि why are the जर्मनी के हॉस्पिटल्स इतने खाली क्यों होते हैं, तो जवाब में ये था कि क्योंकि उनके पार्क्स फुल होते हैं, उनके जो पार्क्स हैं ना, जो गार्डन्स हैं, प्लेग्राउंड्स, वो फुल होते हैं, तो इसलिए उनके हॉस्पिटल्स जो हैं वो एम्प्टी होते हैं, मतलब बहुत कम वहाँ लोग बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और इसको अगेन मैं मज़ीद एक एग्जांपल से कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लासेस की रेशो है, यानी कि बच्चों में ऐनक के लगने की जो परसेंटेज है, वो जो फार ईस्ट की कंट्रीज़ हैं और सबसे ज़्यादा जापान के अंदर है। और अगर आप 20 या 30 ईयर्स पीछे चले जाएँ तो उनके अंदर इंडोर गेमिंग का जो रिवाज है, ये निंटेंडो और सोनी और प्ले स्टेशन, ये बेसिकली वहाँ की इन्वेंशन है। और अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो इट्स लाइक एन एडिक्शन, बच्चे बिल्कुल उनके अंदर मगन होते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा सा जो इंडोर एक्टिविटीज़ है वो कम हुई और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से जो ग्लासेस और आई की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अभी इस वक्त वो 40 to 50% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग ग्लासेस, और यही चीज़ अब पूरी दुनिया के अंदर आ रही है जब से सोशल मीडिया और मोबाइल जो है वो कॉमन हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अब वो बच्चे जिनको आदत पड़ चुकी है, जो खाना कार्टून्स देखे बगैर खा ही नहीं सकते हैं, जी जी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि डज स्क्रीन सेवर ऑल्सो हेल्प्स? कि चलो माँ बाप कहते हैं चलो हमने स्क्रीन सेवर ऑन कर दिया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए उनके लिए तो उनके माँ बाप के लिए दुआई की जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को पेरेंट्स ने ही समझाना है। देखें एक बच्चा है, बच्चे को कभी भी ये नहीं पता होता कि उसको लाइफ में इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होने हैं। बच्चा बिल्कुल एक मतलब उसका दिमाग फ्यूचर के हवाले से बिल्कुल बेनाइन होता है, उसको कुछ पता नहीं है। ये सारी की सारी जो चीज़ है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। इस चीज़ के लिए मैं बच्चों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, इसके लिए ज़िम्मेदारी पढ़े लिखे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी है। ऑब्वियसली वर्किंग है, सबके अपने मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं उसकी एक मेन वजह यही है कि बच्चों को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अगेन इट इज़ अ शॉर्टकट कि टाइम जो हम अपना बाकी एक्टिविटीज़ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर असलान अहमद, बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट। आज आपने हमारा हेल्थ सेगमेंट ज्वाइन किया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें की एज अ डॉक्टर कि देखिए बच्चे बहुत ही छोटे हैं और बच्चों को कुछ नहीं पता व्हाट्स गुड और व्हाट्स राइट। The mothers and the fathers can actually help it out and get good hold of it. So screen time जो है ना वो बहुत कम किया जाए ताकि बच्चों की जो नशो है वो बेहतरीन तरीके से की जाए। Anyways, moving on to the next important and interesting segment. It's a horoscope segment of मेरी सहेली। तो जी जनाब, आज हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली ज़िंजानी साहब ने वीडियो जूम कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? जी सर, हम बिल्कुल ठीक है। सर आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग वुमेन पर, उनके चैलेंजेस पर्सनल, फैमिली में, सोशली और वर्क प्लेस पर। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने हॉरोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बताएं कि कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनमें करियर ओरिएंटेड, सॉलिड करियर ओरिएंटेड वर्किंग वुमेन लेडीज पाई जाती हैं। इसीलिए बहुत शुक्रिया आपका, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो होली सोली या डेडिकेटली सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हैं, जो उन्होंने तालीम हासिल की है उसी को आगे लेके चलती हैं।
कुछ ऐसी खवातीन हैं जो दोनों चीजों को बड़े बैलेंस तरीके से लेके चलती हैं, घर हो, घर की जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की, काम की, बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं। फिर कुछ ऐसी खवातीन भी चूंकि हर माशरे के अंदर जरूरत रहती है, जैसे एक माँ होती है ना, अल्लाह ताला ने औरतों से पैदा किया है कि ममता हमेशा आपको खवातीन से मिलती है। और सोशली दुनिया में जितना भी ज्यादा सोशल वर्क किया जाता है उसके अंदर खवातीन का बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान जब बनना था तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। उनका ज़ोडिक साइन लियो था, और लियो ज़ोडिक साइन वाली खवातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सोशली तौर के ऊपर भी, सपोर्ट करने के हवाले से भी कादाना सलाहियतें उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर हमारी जो एक लीडर थी जिनको शहीद कर दिया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका ज़ोडिक साइन था कैंसर। और कैंसर तो बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, ये होते ही वो लोग हैं जिनके अंदर खल्के खुदा की खिदमत हो, एहसास हो अपनी औलाद का, खानदान का, मुआशरे का, उनकी ये खिदमत करते हैं। तो कैंसेरियंस खवातीन अगर वर्किंग वुमन हो तो ये सिर्फ अपना घर नहीं देखती हैं, ये मुआशरे को भी इसी तरह लेके चलती हैं कि जैसे हमारा घर है। और बाकी ज़ोडिक साइन की भी अगर बात की जाए, जैसे एरीज की अगर हम बात करें, एरीज वाली खवातीन ये बहुत तहफ़्फ़ुज़ देने वाली होती हैं, सपोर्टिव, केयरिंग, ख्याल करने वाली, और अपने असूल पे अटल होती हैं कि जो एक दफा कह दें फिर उससे हटती नहीं है। जी ज़ंजानी साहब, एक फरमाइश आ गई आपको। हमारे स्टूडियो में मौजूद बहुत ही प्यारी गेस्ट फलाहत इमरान, उनका स्टार है जी सेजिटेरियस। शी वांट्स टू नो। बिल्कुल सही। लेकिन जी सेजिटेरियस की अगर मैं बात करूं ना, तो सेजिटेरियस का जो सिंबल है, सेजिटेरियस का सिंबल ऐसा है कि एक इंसान है जो कि घोड़े जैसी एनर्जी रखता है, और हाथ में उसके तीर कमान और नजर आसमान के ऊपर, कि हमेशा आगे बढ़ना, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहना, आगे निकलने की कोशिश करना, कि अगर कहीं पे गलती है उसको तस्लीम करके ठीक करना, और अगर बेहतर है तो उसको मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाना। कभी कभी सेजिटेरियस वाले अफराद जिंदगी की दौड़ में इतने स्पीडी होते हैं कि अपने साथ चलने वाले सुस्त अफराद को पीछे छोड़ देते हैं। तो हमेशा मैं इनको ये मशवरा भी देता हूँ कि अपने साथ चलने वालों को भी साथ रखा करें, और इनकी कोशिश ये होती है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर की तरफ लेकर जाएं, और अल्लाह पाक इनको कामयाब। और इनके अंदर ना एक स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा होता है, चूंकि जुपिटर इनका रूलिंग प्लैनेट है। इनकी थर्ड आई कह लें, इनका वजदान कह लें, इनकी रूहानी कैफियत कह लें, वो हमेशा इनके ऊपर हावी रहती है, अपने ख्वाबों का पीछा करते रहते हैं। तो ये चीज इनके अंदर बड़ी अच्छी पाई जाती है। और वैसे भी अभी जुपिटर बड़ी अच्छी जगह पे अप्रैल के बाद से आया है, तो नेक्स्ट अप्रैल तक सेजिटेरियस वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, डिजायर्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब। इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी खवातीन हैं जो मजबूरन इस फील्ड में आती हैं, वर्किंग फील्ड में आती हैं? ऐसे कौन से स्टार्स की खवातीन हैं जिन्हें मजबूरन वर्किंग फील्ड में छलांग लगाना ही पड़ती है? देखें, काम एक ऐसी चीज है, चाहे मर्द हो ना खवातीन। मैं जब पढ़ाता हूँ ना एस्ट्रोलॉजी, मैं अपने बच्चों को एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा कि मेहनत हर कोई करना चाहता है लेकिन करता कोई नहीं है। मेहनत से हमेशा सब भागते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स हंसते भी हैं इस बात पे कि सर यही तो मेन की है। तो उनका अपना ही सवाल उसी में कि मेन की जो होती है वो मेहनत में है। कोई भी मर्द हो या खवातीन हो, उनको जिंदगी में जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए उनको काम करना पड़ता है। और खवातीन मजबूरन अगर मैं देखूं तो उसमें टॉरस वाली खवातीन ऐसी होती हैं जिनको मजबूरन, चूंकि वो काम नहीं करना चाहती हैं माशरे में, लेकिन उनको आना पड़ता है अगर कोई मजबूरी हो। फिर कैंसेरियंस वाली खवातीन भी इवन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हमारी फैमिली हो, हमें काम ना करना पड़े। फिर उसके बाद हम देखें जो स्कॉर्पियंस खवातीन हैं, ये बैक एंड पे रह के काम करती हैं। इनका हमेशा ये रहा है कि हम फ्रंट फुट पे ना आए, हम अपना काम बैक एंड पे रह के करते हैं। जैसे अक्सर खवातीन घर से वर्क फ्रॉम होम करती हैं, कुकिंग का काम है, सैलून का काम है, कि कमर्शलाइज ना हो, रेजिडेंशियल हो, तो उसमें स्कॉर्पियन खवातीन बहुत ज्यादा आती हैं। फिर कैप्रिकॉर्न्स वाली खवातीन ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छी होती हैं,
उससे ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके उनको काम करना पसंद नहीं होता, कि वो चाहती हैं कि हम मैनेजमेंट के मामलात बेहतर अंदाज में लेकर चलते हैं। और पाइसेस वाली खवातीन, ये अगर दुनिया में सबसे अच्छा काम करें तो इनकी पिज्जा शॉप होनी चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगी उसके अंदर। और ये भी मजबूरन अगर को काम करें तो करें, अदरवाइज शौक सबके अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो किस कैफियत से गुजर रही हैं ये भी देखना उनके जायचे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4-5 ऐसे ज़ोडिक साइन वाली खवातीन हैं जो मजबूरन आप कह लें कि उनको काम में आना पड़ता है और उनकी कोशिश होती है। लेकिन मजे की बात यहाँ पे एक और बताऊं कि काम करते करते ना इनको अपने काम से इश्क हो जाता है, और इतना ज्यादा उसमें ये खो जाती हैं कि अपना फिर लोहा भी मनवाती हैं, कि इनकी ये यूनिकनेस बन जाती है, इनका काम इनकी पहचान बन जाता है। ये कि इनके अंदर बड़ी अच्छी खूबी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। जी ज़ंजानी साहब, ये बताइए उन स्टार्स के बारे में अब जिनकी करियर लाइफ और जो पर्सनल शादी की लाइफ है वो कामयाब रहती है, साइड बाय साइड पैरेलल चलती है सक्सेसफुली। इसके अंदर जेमिनी वाले, इनकी करियर लाइफ और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं, बल्कि ये कर लेते हैं, करना जानते हैं। एरीज वाले, इनकी भी दोनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं। और फिर उसके बाद वर्गोस वालों को देखें तो इनकी भी दोनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं। फिर अच्छा, लिब्रा एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि या काम कर लें या शादी कर लें, ये एक वक्त में एक काम ही कर सकते हैं। हर चीज़ बैलेंस नहीं करते, इनको तनकीद का बहुत ज़्यादा सामना रहता है जिम्मेदारियों को लेकर। फिर उसके बाद स्कॉर्पियंस की इवन अगर आप बात करें कि अगर स्कॉर्पियंस खवातीन भी शादीशुदा हों और साथ काम भी कर रही हों तो ये दोनों चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकती हैं। इक्वेरियस वाली खवातीन को भी अगर देखा जाए तो ये भी काम करियर दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। बल्कि मैं एक टिप भी देना चाहूँगा उन खवातीन के लिए कि आप अगर काम करती हैं और आप ये चाहती हैं कि आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप लाल रंग का जैसे दुपट्टा होता है, लाल रंग का स्कार्फ होता है, लाल रंग का कोट होता है, कि अपने कपड़ों में, अपने वार्डरोब में, अपने पर्स में आपका मोबाइल पाउच कोई ना कोई रेड कलर उसमें जरूर शामिल रखें। ये ज़ंजानी साहब, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि अभी आपने कलर्स की बात की है, तो वो वर्किंग वुमेन्स की कामयाबी के लिए ऐसे कौन से कलर्स और स्टोन्स हैं जो उनके लिए बेहतर रहेंगे, ये भी बताएं। सबसे पहला तो रेड कलर। रेड कलर बेसिकली ये है हौसले का, हिम्मत का, कॉन्फिडेंस का। अगर कोई बात है तो बात का जवाब देना भी, कि उस बात पे डटे रहना, कि घबरा ना जाना, रेड कलर सपोर्ट करता है। फिर दूसरे नंबर पे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इज द कलर फॉर कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स को बेहतर करता है, कि आप दूसरों को लाजवाब भी कर सकते हैं। आप अगर कोई बात कर रहे हैं उसकी दलील दूसरों को समझ भी आ सकती है। ये दो रंग, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम आप करें और उसके अंदर आपको कोई भी पॉजिटिव फीडबैक ना आए, बस आप टाइम पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप काला रंग पहन के चले जाएं, ना उसमें कोई बात सुनी जाएगी, डिले हो जाएंगी चीजें। अगर कोई इमोशनल चीज है, अगर कोई अटैचमेंट है, आपने बड़ी मेहनत से कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है, आपने बड़ी मेहनत से खाना बनाया है, आपने बड़ी मेहनत से किसी दुल्हन को तैयार किया है, तो व्हाइट कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर। वो आपको सपोर्ट करता है आपकी उस फीलिंग और इमोशंस दूसरों को समझने में। स्टोन भी अगर लेके पहने, लेकिन बगैर जायचे के देखे स्टोन कभी मत पहने। वैसे अगर मरजान, जमरद और सफेद मोती, ये 3 स्टोन ऐसे हैं जो वर्किंग वुमेन्स पहन सकती हैं अपने काम के लिए। लेकिन उनको मैं यही कहूंगा कि जब तक आप अपना जायचा ना बनवा लें किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, स्टोन की तरफ आप मत जाएं। स्टोन आप तब यूज करें जब जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजर आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक जब आपको गाइड करे तो उस तरह से करें। और ऑफिस के अंदर आप जब भी बैठें कोशिश करें कि अपनी चेयर को, टेबल को आप टुवर्ड्स ईस्ट रखें, मशरिक की तरफ। मशरिक की तरफ आपका फेस होगा और आपका जो क्लाइंट है वो आपको देख रहा होगा, उसका फेस होगा मगरिब की तरफ। तो आप हमेशा अपने क्लाइंट पे हावी रहेंगे, आपका क्लाइंट आप पे हावी नहीं रहेगा, और आप अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकें। वैसे ये मर्दों के लिए भी है, मर्द भी कर सकता है। ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि वर्किंग प्लेसेस पे औरतों को अगर किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो वो कौन सी रेमेडीज इस्तेमाल कर सकती है, कौन सी रेमेडीज कर सकती है इसको ओवरकम करने के लिए? अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी रीजन होती है सैटर्न, राहु और केतु।
ये ब्लैक चीजों को कंट्रोल करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर आप काली चीजों का सदका दें, रेड कलर को रिवर्स करें। आपको अगर नहीं उस वक्त मिल रहा, अगर आपने बहुत ज्यादा को ब्लैक अपने पास रखा हुआ है, उससे आप दूर हों और या फारग हो जाएं जब काम से, तो फिर उसके बाद आप काली चीजों का सदका अपना देते रहें। और अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, या अव्वलों का जिक्र फौरी तौर के ऊपर शुरू कर दें, कसरत से इसको पढ़ते रहें। कोई तादाद नहीं, कोई तस्बीह नहीं है, तो विद इन 20 सेकेंड्स या 20 मिनट्स, ये 20 की एक फिगर है, उसके अंदर आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। जब आप बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ज्यादा फील नहीं होगी। जी ज़ंजानी साहब, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्टार्स के अकॉर्डिंगली हमें बताएं कि कौन सी ख़वातीन के लिए प्रोफेशंस जो हैं स्टार्स के अकॉर्डिंगली कौन सा प्रोफेशन बेटर है? उसके अंदर ऐसा है कि एरीज की अगर हम बात करें तो इनके लिए गवर्नमेंट के इदारे, आर्म फोर्सेस, इनके लिए ऑयल एंड गैस की फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मसाला जात का काम, ग्रोसरी स्टोर्स, ये बड़े अच्छे तरीके से चला सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। टॉरस वाली जो खवातीन हैं, इनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खवातीन के ज़ेर इस्तेमाल कोई भी चीज़, बच्चों के इस्तेमाल की कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ये उसको लेके चल सकती हैं। मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, फिर जमनाई की बात करें, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, होटलिंग, हॉस्पिटैलिटी के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। कैंसेरियंस की अगर बात की जाए तो डे केयर सेंटर्स, स्कूल्स के बिजनेस, ट्यूशन सेंटर्स, किसी की काउंसलिंग है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल के शोबे। लियोज की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, गवर्नमेंट है, CSS कर सकती हैं, सरकारी किसी पोस्ट पे लग सकती हैं। वर्गोस की बात की जाए तो ये IT का शोबा, टेक्नोलॉजी की फील्ड जो है, गाड़ियों का काम, इंजीनियरिंग की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी है। लिब्रास की अगर बात की जाए तो लिब्रा वाले फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रहते हैं। बेकरी आइटम्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फूड का बिजनेस बहुत अच्छा साबित हो सकता है। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो ये जैसे अकल्ट साइंसेस के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं। फिर उसके बाद हिकमत में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मेडिसिन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो ये अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं, अच्छे वकील, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे उस्ताद, अच्छे जज बन सकते हैं। कैप्रिकॉन्स की अगर बात की जाए, अच्छे बिजनेसमैन, ये खवातीन बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन होती हैं। फिर एक्वेरियस की बात की जाए तो लॉ की फील्ड इनके लिए बड़ी बेस्ट रहती है। और फिर उसके बाद पाइसिस के एंड में बात की जाए तो ये फूड के बिजनेस में बहुत अच्छी हैं। इंतजामी अमूर इवन घर के क्यों ना हो, अगर इनको दे दिए जाए और इनको हौसला दे दिया जाए कि ये तुम कर सकती हो, तो ये उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। और स्पाइसेस वाली खवातीन, वैसे तो सब माएँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन स्पाइसेस वाली खवातीन जो है ये बहुत अच्छी मदर भी साबित होती हैं। अपने औलाद की जो कमियां अपनी जिंदगी में रह जाती हैं, उनको हमेशा देने की कोशिश करती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ंजानी साहब, हमारे साथ आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने के लिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्किंग वुमेन, देयर चैलेंजेस एंड द स्टार्स अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बात की जा रही थी वर्किंग वुमेन की। ये बताइए, जब हम बात करते हैं जो मजबूरन, जिससे हमारा वहाँ पे क्वेश्चन भी था मिस्टर ज़ंजानी से भी, कि जो मजबूरन छलांग मारती हैं और उनको जाना पड़ता है रिलक्टेंटली शादी के बाद कमाने, और उनको फेस करने पड़ते चैलेंजेस, तो उन खवातीन के हवाले से आप क्या कहेंगी? उनके हवाले से तो यही एक बात है कि उनको अब छलांग उन्होंने मार दी, तो उसमें जो भी चीज़ कर रही हैं उसमें इंटरेस्ट लें और बहुत ट्राई टू बी परफेक्ट इन वॉट एवर यूर डूइंग। अपने अंदर परफेक्शन लाएं, और वो तभी ला सकते हैं कि जो भी काम वो कर रही हैं उसके बारे में उनको नॉलेज हो कि ये हाँ हम कर रहे हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी नॉलेज क्या है। क्योंकि जाहिर है अगर अपनी खुशी से नहीं कर रही तो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से मुआशी चैलेंजेस आते हैं, उसकी वजह से कर रही हैं, तो वो हेल्प कर रही हैं अपनी फैमिली की। तो इस तरीके से उसको देखें और हिम्मत ना हारें और अपना काम जो है जो भी कर रही हैं वो अच्छी तरह करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी जो अपनी मदद करता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि पॉजिटिव रहें और ये ना सोचें कि मेरे पे क्या ये मुश्किल आ गई है या कुछ है, ये टेक इट एज अ चैलेंज और उसको अच्छी तरह करें और फिर अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है और वो फिर अच्छी निकलती है। और अपनी नीयत अच्छी रखें, नीयत साफ़ रखें और पॉजिटिव रहें,
सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना जो टाइम है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ों में बिल्कुल ना स्पेंड करें, जो चीज़ आपको पसंद है। और एक चीज़ और कि आप लोग मुझे मतलब यू आर ऑल ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली, ये नहीं मैं कह रही कि मेरा ये मतलब है कि जो बहुत ओवर हमारे एक वो आ गया है ना, हमारा एक ट्रेंड आ गया कि अननेसेसरी फैशंस, और वो उसमें वेस्ट ऑफ मनी होता है, वेस्ट ऑफ वो, तो जो शोज़ भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनमें बहुत वो दिखा रहे होते हैं, तो फिर जो यंगर जनरेशन हमारी देख रही होती है तो वो डिप्राइव्ड फील करते हैं। हमें सादगी की तरफ आना चाहिए। हमारा मुल्क जो है हम वो इस चीज़ को, और एजुकेशन की तरफ आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया हुआ है। और जैसे अभी आपने बात की अबाउट द सोशल मीडिया की, जो कि आपने मोबाइल एंड टीवी और उसमें बच्चे लगे रहते हैं, कम बैक टू बुक्स। पेरेंट्स भी बुक्स बच्चों को सुनाएं जो टाइम उनके पास है उसमें, और ऐसी चीज़ें करें तो एक पॉजिटिविटी हमारे मुल्क में भी फैलती है। राइट, यू एब्सोल्युटली राइट कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें थी जो हमारे ज़माने में थी, वो अगर हल्का सा हम उनको दोबारा उस टेस्ट को ऐड कर लें अपनी लाइफ में, जेनजी जनरेशन में, जेनजी में, तो काफ़ी बेहतरी आ जाए। मैं आपसे भी यही चाहूँगी कि आप भी ज़रूर इस पर अपनी ओपिनियन दें कि वो औरतें जो मजबूरन बाहर जाके काम करती हैं, तो वो तो फिर उनकी मजबूरी होगी ना, दे कैन लीव द जॉब, दे कांट। सो हाउ कैन दे कॉप अप विद सच एनवायरनमेंट एट वर्किंग प्लेस? सबसे पहले तो उन्हें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्ट में बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा आता है कि मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, और ब्लेमिंग टू अदर्स भी आता है। उन्हें डिफरेंट रीजंस की वजह से ये करनी पड़ रहा होगा, काम जॉब करनी पड़ रही होगी, तो दूसरों की तरफ ब्लेमिंग भी बहुत आती है कि शायद उसकी वजह से हो रहा है और उसकी वजह से हो रहा है। तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सम टाइम ये वर्क वो खुद नहीं कर सकती, तो उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। इसके बारे में बहुत स्टिग्मा समझा जाता है कि शायद कोई बहुत संगीन मसला होगा जिसको हम फिर पागल ही कहते हैं, तो वही हेल्प ले सकता है। ऐसा नहीं है। डेली स्ट्रेसर्स को मैनेज करने के लिए भी हमें ज़रूर हेल्प सीख करनी चाहिए, और वर्किंग वीमेन को ज़्यादा इसलिए करनी चाहिए ताकि वो जो बैलेंस क्रिएट करना है वो भी उनको करना आ जाए। प्लस अगर उन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है तो उनके बहुत से नेगेटिव इमोशंस होंगे, फिर उनको भी हैंडल करना आ जाए, तो उनकी सेटिस्फैक्शन विद लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाएगी। जब वो इम्प्रूव होगी तो अपनी लाइफ को अच्छा सा लेके चल सकेंगी और अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा जो है वो लेकर चल सकेंगी। तो ये थैंक यू फाइजा। बुशरा, अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का टाइम हो गया है, विच इज़ कन्फेशन सेगमेंट। तो अब हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे कि वो आज कन्फेस करें अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, कि वो तो सवाल मैं बाद में करूँगी, लेकिन इट्स कन्फेशन टाइम। वेलकम टू कन्फेशन सेगमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस के बारे में, तो मैं अपने एक्सपर्ट से, अपने गेस्ट से पूछना चाहूँगी कि फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएं कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन थ्रू आउट, जब आपने जर्नी स्टार्ट की, आपने इस फील्ड में पाँव रखा, तो कोई एक स्पेसिफिक आपका कोई चैलेंज जो आपको बहुत टफ लगा हो, आपने कहा, सोचा हो कि यार बहुत मुश्किल काम है, कन्फेस करें आज आप। जब फील्ड में कि सबसे तो मुश्किल होता है कि आपका जो है ना ऑर्डर्स लेने, बिकॉज इट्स अ जंगल आउट देयर, कि आपने एक कोई आपका एक काम है, प्रिंटिंग का है, किसी चीज़ का है, जो भी काम है, उसके लिए अगर आप एक चीज़, तो वो उसके हज़ारों बैठे होते हैं और लोग कोटेशन आप देते हैं, जो भी करते हैं, एंड तो आपको कैसे मिल जाए और क्या हो। तो वो एट वन पॉइंट लगता था कि बहुत मुश्किल है और पता नहीं हो सकेगा कि नहीं या क्या। लेकिन जब आपको फर्स्ट ऑर्डर आपका मिलता है ना, तो जो वो खुशी होती है, उससे पहले जो आपको दुख होता है कि अभी तक तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ये पता नहीं कैसे होएगा, काम चलेगा भी कि नहीं। लेकिन जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आपको मिलता है, आपकी कोटेशन पास होती है और आपको मिलता है, तो उसकी जो खुशी है, मतलब मैं दुख की तो बात वो, लेकिन उससे पहले तो मैंने बता दिया कि बड़ा एक वो भी टाइम होता है कि टफ टाइम होता है कि आपने सब कुछ कर लिया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। तो वो जो खुशी होती है, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, कि बेशक आप उसको आप थोड़ा से फिर आप ज़्यादा पे जाते हैं। सो वो आप हिम्मत ना हारें, बस ये एक बात है। बहुत शुक्रिया जी। फाइजा, कन्फेशन रिलेटेड टू जॉब लाइफ और होम लाइफ और वर्किंग प्लेस पे मेरा जो फियर सबसे बड़ा था, जो मैंने ओवरकम किया है अभी कुछ टाइम में,
वो ये था कि कंपटीशन एंजाइटी बहुत थी, कि मुझे लगता था बहुत कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग हब और उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपने वो फुलफ़िल करनी होती हैं। फैमिली लाइफ में जो कन्फेशन करूँ तो मुझे फियर था टू लिव अलोन, क्योंकि मेरे इन लॉज पेरेंट इन लॉज नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई थी शादी से भी पहले। तो मुझे बहुत फियर था, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली, सपोर्टिव फैमिली से हूँ जहाँ पे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और घर में और भी लोग होते हैं, तो बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे बहुत फियर होता था कि मुझे लगता था कि फिर शादी के बाद मैं जॉब छोड़ देती हूँ, कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, और सिर्फ हस्बैंड ही साथ सपोर्ट के लिए होंगे, तो उन पर भी बहुत बर्डन आ जाएगा। तो वो भी विद प्रैक्टिस और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर अचीव कर लिया वो बैलेंस भी, तो वो आ गया। तो ये मेरे तो ये 2 कन्फेशन है जी। सो बिफोर वी रैप अप द सेशन, मैं चाहूँगी कि आप दोनों प्रिसाइसली एडवाइस ज़रूर करें उन तमाम वर्किंग वुमेन को जो कि वर्किंग प्लेसेस पे रोज़ के रोज़ चैलेंजेस देखती हैं। जी, मेरा तो एक ही सजेशन है कि चैलेंजेस जब आएँ तो उनके साथ अगर खुद कोप अप नहीं कर सकते तो ज़रूर साइकोलॉजिकल हेल्प ले लें, क्योंकि हेल्प ले लेने से चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। हम मेडिकल चीज़ों के लिए तो जल्दी हेल्प ले लेते हैं, फ़ीवर हो गया, गला ख़राब हो गया, कोई भी मेडिकल इलनेस, तो हम फटाफट टेस्ट भी करा लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई डिस्ट्रेस होता है, कोई परेशानी होती है, उसके लिए हम इतनी हेल्प सीक नहीं करते। जब वो हेल्प सीक नहीं करते तो प्रॉब्लम पाइलअप होती रहती हैं, तो वो ज़रूर, हाँ, वो ज़्यादा एडवर्स हो जाती हैं, तो ज़रूर उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम सिखा सकते हैं। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर बात करूँ तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्किल्स हैं, उससे जो है बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है डेली लाइफ फंक्शनिंग में। तो वो ज़रूर हेल्प लें, तो पॉजिटिविटी भी एनहांस होगी, रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे, और जॉब स्किल्स भी बहुत ज़्यादा है जो हम सिखा सकते हैं, कि जिसकी वजह से जॉब पे भी जो है ना आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी इन्हांस होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो समटाइम हेल्प सीख करने से इम्प्रूव हो जाती हैं। जी, तो ये ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू फ़ायज़ा। फलाहत, व्हाट वुड यू सजेस्ट? मेरा ये ख्याल है कि सारी औरतों से कि हिम्मत ना हारें, बिल्कुल ना हारें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया है, और बिल्कुल आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है माशाल्लाह। और उसके अलावा आप जो भी आपको चैलेंज आता है, फेस इट एज अ वॉर फुटिंग पे फेस करें। अगर कोई आपको तंग कर रहा है वर्क प्लेस पे या कुछ, नॉट टू फाइट बट टू थिंक, जो आपको खुद कहते हैं ना कि यू नो वेयर द शू पिंचेस, कि आपको पता है कि आपका जूता कहाँ पे तंग कर रहा है, सिर्फ आप ही उसका निकाल सकते हैं सोल्यूशन। और अल्लाह ताला ने सबको बड़ी अकल दी हुई है, लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि कई लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती, सो दे शुड सीक हेल्प, के जाएं, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एस्ट्रोलॉजर मिस्टर मोहम्मद अली ज़िंजानी साहब, आज आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अरसलान अहमद, बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट, आज उन्होंने हमें हेल्थ सेगमेंट में ज्वाइन किया। हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने ज्वाइन किया फ्रॉम यूएस ऑन वीडियो जूम कॉल, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए फलाहत इमरान एंड डॉक्टर फ़ायज़ा सफ्दर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव टॉपिक था, क्यों राबिया? बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। और तो और आप इस लाइव शो का रोज़ हिस्सा बनिए, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और हम उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर शेयर करेंगे तमाम नाज़रीन व्यूअर्स के साथ। हम सहेली को दीजिए इजाज़त, कर से फिर मुलाकात होगी सब डिजिटल लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में। अल्लाह हाफ़िज़।